माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। प्रश्न संख्या 124। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, यह सही है कि राज्य की गुजरात सीमा से लगने वाले जिले सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में गोवंश राज्य की गुजरात की सीमा से महाराष्ट्र आदि राज्यों की तरफ अवैध निर्यात पर ले जाने की घटनाएं शिकायत दर्ज हुई है। खंड 2, राज्य में विगत 5 वर्षों में गोवध के कुल 351 अभियोग और गौवंशीय पशुओं के अवैध निर्यात के 922 अभियोग दर्ज हुए हैं। इन अभियोगों में लिप्त 3333 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गए तथा 604 वाहनों को भी वजह सबूत के जब्त किया जाकर अदालत के निर्णय अनुसार कार्रवाई की गई। गोवंशीय पशुओं के अवैध निर्यात के संबंध में पकड़े गए 24,871 पशुओं की सूचना जिलावार और वर्षवार परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 3, राजस्थान गौवंशीय पशु वध प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का नियमन अधिनियम 1995 के अंतर्गत कारित अपराध के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन को आबकारी नियम के तहत जब्त करना विधि सम्मत नहीं होगा। आबकारी अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में अपराध के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों को जब्त करने का प्रावधान नहीं है। अधिनियम में संशोधन कर अभी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदया, प्रश्न बड़ा मार्मिक, एक राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मैं ये मानूंगा कि यह सदन पूरा राजस्थान के उस गौवंश को बचाना चाहता है जो गौवंश अवैध रूप से तस्करी के माध्यम से कटने के लिए जाता है। गाय हमारी माता है और उसे बचाना हमारा एक धर्म बन जाता है। इसलिए मैं प्रश्न के माध्यम से, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि एक तो बॉर्डर पर जो ये बॉर्डर के थाने हैं उस पर सीमा पर एक अलग से ऐसी पुलिस फोर्स बनाने की इच्छुक रखती हैं जो पुलिस फोर्स इस प्रकार की तस्करियों को रोक सकती हैं। और दूसरा, ये जो जब्त वाहन है, माननीय अध्यक्ष महोदया, 2003 में मंडार पुलिस थाना जो सिरोही विधानसभा में आता है, क्षेत्र में आता है, और उस थाने में 2003 में एक ट्रक को 10 दिन के अंदर 3 बार पकड़ा गया। मतलब 5,000, 2,000, 10,000 रुपए दे के वो ट्रक छूट जाता है। ये एक गौवंश के साथ अन्याय हुआ। 10 दिन में 3 बार छूट गया। तो ये घटनाएं कितनी, ये तो रिकॉर्ड में आई है, बिना रिकॉर्ड में आई हुई घटनाएं कितनी, मतलब ये हमारे ऊपर कितना बड़ा महापाप लगा है कि हमारे होते हुए इतना गौवंश कटने के लिए जाता है। तो ये एक इस प्रकार का नियम बनाया जाए जो कि वाहनों को जब्त करके और उनको या उनकी कीमत वसूली जाए। जो एक्साइज, हाँ, एक्साइज में जो नियम लगता है कि मादक पदार्थों की तस्करी में 69B के अंदर ऐसा नियम है, वाहन को जब्त करके उसकी आधी कीमत वसूली जाती है। ऐसा एक नियम बनाने में क्या सरकार इच्छा रखती है? पशुपालन मंत्री और गृह मंत्री महोदय, आप दोनों से निवेदन है, क्या ऐसा नियम बना सकती है जिससे गौवंश को रोकने में राजस्थान की एक अस्मिता को कायम रखने के लिए हम मजबूत बन सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से। मैंने पूर्व में भी किया था कि जो गोवंश को प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना हुआ है, आप बात, पहले मूल प्रश्न मैं एक बार जवाब दे दूं, उसके बाद माननीय सदस्य का जो जिस बारे में ज़्यादा चिंता है वो है कि ले जाने वाले वाहनों को रोकने में आपका कानून किस तरह से काम करता है। 3 बार भी वही व्हीकल से
अगर जाता है तो उसके बाद भी नहीं। सोचता हूँ कि जो कानून हमने 95 में बनाया, उस कानून की धाराओं में हमने पूरी सख्ती के साथ इस कानून को बनाया। पालना में इसमें कहीं ढिलाई हो सकती है, कानून में कोई ढिलाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इस कानून की धारा 3 में गोवंशी पशु के वध का प्रतिषेध इसमें दिया हुआ है। तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रूढ़ि के अंतर्गत किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशी पशु का वध नहीं करेगा या नहीं करवाएगा, उसे वध के लिए प्रस्तावित नहीं करेगा या नहीं करवाएगा। गोमांस के उत्पादों को कब्जे, विक्रय और परिवहन पर भी धारा 4 में स्पष्ट है। धारा 5 में वध के प्रयोजन के लिए गोवंशी पशु को निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजन भी इसमें हैं। इसके बाद आपका धारा 6 में जो परिवहन का दुष्प्रेरक होता है उसके लिए भी बनाया, जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराधी के किए जाने के उद्देश्य को अग्रसर करने की परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशी पशुओं का परिवहन किया जाए तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दंड से दंडनीय होगा जो उक्त अपराध में करने वाले व्यक्ति, मतलब ले जाने वाले को भी वही सजा होगी जो इसको ट्रांसपोर्ट करा। दोनों को सजा में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसकी धारा 8 में जो शक्तियां दी हुई है, इसमें धारा 3 के उपबंधों उल्लंघन करने या उल्लंघन करने का प्रयत्न करने या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है तो दोष शुद्धि पर ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा। मतलब 1 साल कम से कम 10 साल तक की सजा है जो स्वयं खरीद के ले जाता है और जो ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों को कानून एक ही है। कानून की पालना में जिस शक्ति का रास्ता निकलना चाहिए उसमें कमी हो सकती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि इसमें धारा 11 जो है, इसमें सबूत का भी है ना, उसी को अपनी सबूत जुटानी है। 11 में है सबूत का भार, जहां किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन में किसी अपराध के लिए अभियुक्त किया जाए वहां वह साबित करने का भार उसी पर होगा। मैं सोचता हूं यह भार भी उसी पर है। कानून में तो प्रावधान, मैं सोचता हूँ एक्साइज एक्ट से क्या, एक्साइज एक्ट में एक एक्स्ट्रा यह है कि उससे पेनाल्टी वसूल करने का अधिकार जो है वो कमिश्नर को होता है। वो उस गाड़ी को किस तरह से कितनी फाइन लेकर के छोड़ेगा नहीं। यहाँ जो अधिकार है वो सारा अधिकार न्यायालय को है, किसी हमारे विभाग के अधिकारी को नहीं है। 2 का अंतर है, उससे भी कठोर है, उसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। तो मैं सोचता हूँ प्रावधानों में तो पूरा इसकी व्यवस्था की है, लेकिन इसकी पालना में या पालना कराने में या हमारी तरफ से जो पैरवी करने में अगर इसमें कोई कमी खामी है तो हम इसको एक बार फिर देख करके उसी ढंग से ये लागू हो इसका प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कानून में कोई कमी नहीं है जो 1995 में बनाया है, लेकिन एक कमी जो महसूस हो रही है वास्तविकता में, जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे लगते हैं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के, उन बॉर्डर्स पे अगर कोई गो धन को ले जाना चाहता है तो आपने तहसीलदार, एसडीओ को, हमने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि इसमें कम से कम कलेक्टर या एसपी लेवल के अधिकारी को लगाइए कि उनके परमिट के बगैर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ये गोधन को नहीं ले जा पाएगा। क्योंकि होता क्या है अध्यक्ष महोदय, सर्टिफिकेट ले लिया सिरोही जिले का, मान लिया उदाहरण के तौर पे, या भरतपुर जिले का, आप रोक नहीं सकते बॉर्डर तक, बॉर्डर जंगल है, कोई रोक नहीं सकते, और उससे इसकी तस्करी हो रही है। अगर वास्तव में आप गोधन को बचाना चाहते हैं तस्करी से और वध से, तो आपको ये कानून में व्यवस्था करनी पड़ेगी कि राजस्थान राज्य के जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें गोधन को के ले जाने के लिए कम से कम जिलाधीश या एसपी के स्तर के नीचे के आदमी का परमिट लागू नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आपने पहले भी एक सदन में कहा था हमको इसके ऊपर कोई न कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो आप सदन को बताएं इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, ये बात सच है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर साथ ही जवाब दे, साथ में जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि राज्य में लगने वाले पशु मेलों से जो आदिवासी काश्तकार बैल खरीद कर ले जाते हैं उनके विरुद्ध भी कुछ संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन मारपीट क्यों की जाती है? क्या इस प्रकार के प्रकरण आपकी जानकारी में है? नंबर 2,
क्या राज्य सरकार इस प्रकार की कार्रवाई को रोकने के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है जो पशु को खरीदने का परमिट मेला स्तर तक कोई अधिकारी को आप लगाने का विचार रखते हैं? क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग, मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ये हम पड़ोसी राज्यों की सीमा में गुजरात में आते हैं। और मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि आज इस परिशिष्ट में हमें आपने बताया कि सबसे ज़्यादा तस्करी का प्रकरण दर्ज कराए जाते हैं आदिवासियों के खिलाफ में, और हमारा सारा आदिवासी वहाँ पर किसान है और खेती करने के लिए यहाँ से पशु मेलों में से बैल खरीद के ले जाते हैं। और यहाँ हम नहीं चाहते कि पशु गोवध का हम कोई नहीं चाहते कि हम गोवध हो, हम खुद चाहते हैं कि गाय के साथ में जो इस तरीके की अनहोनी घटना होती है नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बांसवाड़ा जिले और डूंगरपुर के आदिवासियों के साथ में जिस तरीके की घटना होती है, सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में आदिवासियों के खिलाफ में मुकदमे दर्ज हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से खान साहब ने बताया कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो गुजरात की सीमा से लगता है, वहां पर उच्च अधिकारी वहां तैनात किया जाए और कम से कम यहाँ पर पशु मेलाओं में खरीदने के लिए आदिवासी को परमिट करने के लिए कम से कम अधिकारी नियुक्त किया जाए। ये मैं आप सदन से मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस एक क्वेश्चन सिर्फ इसके रिलेटिंग साथ ही इसका आंसर हो जाएगा, इसके साथ ही आंसर हो जाएगा। उनका अधिकार है मूल प्रश्न करता है। इसको आप जो जवाब देंगे उससे संबंधित है, साथ ही जवाब है। एक इतना ही है जो मूल प्रश्न के साथ ही है कि उस लाने या ले जाने वाले को तो सजा दी जा रही है, पर जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज हो रहा है उसके खिलाफ क्या पेनल्टी है? इधर सीज करना या करना, वो मूल प्रश्न था, उसे हमारा निवेदन है। मैं वही करूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि वाहन को जब्त करने का हमें अधिकार नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा, एक जो ट्रक गौवंश की तस्करी के लिए काम, आप पूछना चाहो? मैं पूछ रहा हूँ गौवंश की तस्करी में जो वाहन यूज में आता है वो कम से कम 80,000 रुपए लेता है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर छोड़ने का। अब वो ये देखता है कि 5,000 10,000 रुपए देकर मैं छूट जाऊंगा और 3-4 ट्रिप करके मैं मेरी ट्रक फ्री कर दूंगा। तो मैं ये पशुपालन मंत्री और माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से गौवंश की तस्करी में लाए जाने वाले प्रयोग में वाहन को जब्त करने का नियम बनाने का विचार रखती है क्या? इस बात का आप वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आप संबंध में एक निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गोवंश को जिस प्रकार से पशुपालकों ने छोड़ दिया है आवारा, और वो आवारा गोवंश इधर उधर जब गांव में घूमता है तो कटने के लिए ले जाने वाले जितने भी लोग हैं वो गांव में से उन गायों को इकट्ठी करके अपने ट्रकों में लोड करके उनको ले जाते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनकी कोई निगरानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के गोवंश को कटने से रोकने के लिए सरकार क्या विचार रखती है। दूसरा, गौशालाओं को बढ़ावा दे करके इन गायों को गौशालाओं तक ले जा करके सरकार उनके संरक्षण की क्या नीति रखती है? ठीक है, आप बोलिए। माननीय मंत्री जी, अब मंत्री। कानून में है, मेले में तो मेला अधिकारी का परमिट ही लागू होता है। मेला अधिकारी का परमिट है तो उसे जा सकता है। सामान्यतः जो ले जाते हैं वो एडीएम स्तर के अधिकारी जो है वो उसको ले जाने की अगर स्वीकृति देता है तो उससे होता है। आपका आग्रह यह है कि जो हमारे बॉर्डर एरिया के लोग हैं और जहां इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है, वहां परमिट देने वाले अधिकारी के कलेक्टर या एसपी के लेवल पर इसे किया जाए। तो मैंने जैसा आपको कहा कि इस बारे में, क्योंकि ये विशेष तो है पशुपालन विभाग का, हमने इनसे बात की है कि अगर इसके परमिट में और कोई सुधार संभव है जिसके कारण से जो अपने राज्य से बाहर जो जा रहा है उसके ऊपर कोई अगर सख्ती की जा सकती है तो पशुपालन विभाग हम दोनों मिल करके हमने अपनी तरफ से उन्हें भेजा, लेकिन अभी उनकी तरफ से इस बारे में कोई विशेष हम फिर प्रयास करेंगे कृषि मंत्री जी से। दूसरा ये कि परमिट से जो लेकर के जाते हैं जानवर उनको सामान्यतः नहीं मिलता। जो हमारे बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, ये बात ज़रूर है कि निश्चित रूप से अपने उस क्षेत्र में भी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में हैं, केवल 2005 में ही 12 मुकदमे दर्ज हुए, 27 अभियुक्त उसमें नामजद हुए, उसमें से हमने 8 का चालान भी किया है।
इसी तरह से डूंगरपुर हैं, ये केवल 1 साल का है। मेरे पास 5 साल का भी पूरा डिटेल मैंने चार्ट आपको इसमें दिया। इस प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन सामान्यतः परमिट लेकर के जाता है उसे नहीं होता। ये जो विशेष करके जो पकड़ी जाती है वो ट्रकों में जो गोवंश इधर से इधर जाता है उसको ज़रूर लोग रास्ते में पकड़ते हैं, उतारते हैं, और अगर उनके पास वैलिड परमिट होता है तो वहाँ का जो अधिकारी होता है उसको देखने के बाद उसको वापस छोड़ता भी है। जिनके पास सही परमिट नहीं होता है दुखी हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर के विशेष तौर पे ये आदिवासी काश्तकार। मैं आसन से चाहूंगा कि आप कोई न कोई ऐसी नीति स्पष्ट करें, या जिला कलेक्टर को परमिट के, या फिर वहां के एसडीएम को कम से कम तैनात करें कि वो कम से कम पशु मेलाओं से लाने के लिए, बैलों को लाने के लिए परमिट जारी करे। ये आज सदन के माध्यम से विशेष करके जो हमारा अलवर और भरतपुर क्षेत्र है, जहां विशेष करके इस प्रकार की दुखद घटनाएं कई बार होती है। मैंने पिछली बार विधानसभा में घोषणा की थी कि 5-5 चौकियां दोनों ही मेवात क्षेत्र में, भरतपुर में भी और अलवर में लगाएंगे। 5 से भी ज़्यादा अभी हमने व्यवस्था कर रखी है। ये जो आपका भरतपुर है, इस भरतपुर में हमने 15 चौकियाँ, 5 की जगह हमने 15 चौकियाँ जो है इसमें स्थापित की है, जो इन रास्तों से जाने वाली इन सारे की गो तस्करी को हम किसी तरह से रोक सकें। और अलवर में भी हमने 7 चौकियाँ स्थापित कर दी। 5 हमको करनी थी, 5 से भी बढ़ा करके हमने चौकियाँ स्थापित की है। हमने हमारी तरफ से इस बात की कोशिश की है। जहाँ तक गाड़ी जब्त करने का, मैं सोचता हूँ कि ये हमारे पास एक्साइज की तरह से अपने एक्ट में ये हमको नहीं है कि इस गाड़ी पर कोई जुर्माना लगाया जा सके। मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में हम पशुपालन विभाग से मिल करके उनसे बात करेंगे कि वो जब्ती के बारे में भी अगर कानून में कोई संशोधन करना चाहे करें। लेकिन मैं सोचता हूँ सज़ा का प्रावधान इतना है कि अगर ले जाने वाला जो गाड़ी का मालिक है और ड्राइवर है, उस पर भी वही सज़ा है जो उस तस्करी के लिए गायों को इकट्ठा करके और ले जाता है। दोनों को कानून में है। लेकिन ये बात सच है कि इस कानून की पालना ले जाने वाले ट्रक मालिक के या ड्राइवर के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई अभी तक न्यायालय से नहीं हो पाई। हम कोशिश करके अब की बार हमारे विभाग को इस बारे में करेंगे कि वो उन लोगों को भी जो इसके ट्रक के मालिक हैं या जो इसको ले जाने वाला ड्राइवर है, उसको भी वही सज़ा दी जाए जो तस्करी के लिए गायों को इकट्ठा करके ले जाता है। जहाँ तक सवाल आपका है, ये जो आवारा पशु है, ये जब कभी आवारा पशु इस प्रकार से ले जाते हैं तो ये बिना परमिट के होते हैं। तो जहाँ भी लोगों का इसके खिलाफ कोई विरोध होता है, उतारते हैं, वहाँ तो ये पकड़ी जाती है। लेकिन कई बार हो सकता है जाने अनजाने और इतना बराबर नहीं होने से कुछ जाती होगी। मैं फिर इसके लिए प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की जो गायें जा रही है उनको भी कम से कम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर जो है हम विशेष रूप से कुछ चौकियों का इंतजाम करके, और बाकी जैसे मेवात में तो हमने किया है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर अभी हमारे पास वो फोर्स नहीं है। हम फिर विचार करेंगे विभाग की तरफ से, और अगर वहाँ भी कुछ व्यवस्था की जा सकती है तो निश्चित रूप से करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न। माननीय और मंत्री जी ने पूरे जवाब गृह मंत्री जी ने दे दिए उन सब बातों के। उसके बाद अब क्या चाहते हैं? नहीं, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, खंड 1 जवाब दे कम से कम गृह मंत्री जी। खंड 1 जी हाँ, ये सही है कि जयपुर शहर में विभिन्न एलपीजी गैस एजेंसियों के खिलाफ रसोई गैस की कालाबाजारी, अनियमित आपूर्ति व रसोई गैस दुरुपयोग की अनेक शिकायत आई है। आप लोग इतनी जोर से बोलते हैं कि सदन डिस्टर्ब होता है। माह जनवरी 2005 से अब तक प्राप्त शिकायतों, आकस्मिक निरीक्षणों के आधार पर गैस एजेंसियों के विरुद्ध कुल 22 प्रकरण बनाए गए। जयपुर शहर में बनाए गए प्रकरणों की सूची संलग्न परिशिष्ट 1 पर है। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में 28 लिखित शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 9 का निराकरण कर दिया गया है एवं 19 विचाराधीन है। सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2, ये सही है कि रसद विभाग व पेट्रोलियम कंपनियों ने मिलकर माह अक्टूबर 2005 में दिनांक 17/10/2005 से 20/10/2005 तक 4 दिवसीय अभियान रसोई गैस के दुरुपयोग को रोकने हेतु चलाया था। इस अभियान के तहत तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा 232 प्रकरणों में
दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर 360 घरेलू गैस के सिलेंडर जब्त किए। ये अभियान घरेलू गैस के अनधिकृत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध था, इसलिए अभियान के दौरान गैस एजेंसियों के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं थी। खंड 3, 1 जनवरी 2005 से अब तक जयपुर शहर में विभिन्न गैस कंपनियों के विरुद्ध कुल 22 प्रकरण बनाए गए, जिनकी सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 4, राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर नियमानुसार गैस की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर तेल कंपनियों एवं जिला कलेक्टर, जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें RPPL ऑर्डर 1990 के खंड 19 के तहत जिला कलेक्टर द्वारा गैस एजेंसियों को रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, दैनिक सूचना भिजवाना, LPG अनुज्ञा पत्रधारी निर्धारित समयानुसार अपना व्यापार परिसर तरह गोदाम खुला रखकर उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग गैस की बुकिंग एवं आपूर्ति संबंधी कार्रवाई संपादित करेंगे शामिल है। LPG वितरण उपभोक्ताओं को गैस रिफिलिंग के समय अन्य कोई वस्तु क्रय किए जाने हेतु बाध्य नहीं करेगा आदि के संबंध में निर्धारित आदेश में गैस एजेंसियों के लिए निर्देश हैं। विभाग द्वारा जारी निर्देश की प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त तेल कंपनियों को एवं जिला कलेक्टर को गैस आपूर्ति की समुचित आपूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश किया हुआ है। माह जनवरी 2006 में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत भी घरेलू LPG गैस सिलेंडरों का चौपहिया वाहनों में उपयोग को रोकने के संबंध में परिवहन विभाग, तेल कंपनियों और समस्त जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार न सिर्फ रसोई गैस आपूर्ति करने हेतु प्रयत्नशील है, अपितु रसोई गैस का अनधिकृत उपयोग रोककर उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, LPG गैस का जहाँ पर अनियमितताओं का और अनुपलब्धता का मामला आता है, महिलाएं इसकी ज़्यादा शिकार होती हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। मैं मंत्री जी के जवाब के अनुसार आपने बताया है कि 22 प्रकरण विभाग ने बनाए हैं और उनमें नाम मात्र का दंड देकर आपने कोई का 250 रुपया, कोई का 300 रुपया, कोई का 500 रुपया जब्त करके उनको छोड़ दिया है। आप मंत्री महोदय, आपने स्वयं ने भंडारण की एक निरीक्षण किया था मैसर्स उर्मिला गैस एजेंसी लालकोठी का, और उसमें भंडारण क्षमता से अधिक मात्रा का भंडारण मिला। आपने 1000 रुपये प्रतिभूति राशि जब्त करके छोड़ दिया। ये भंडारण की गई अधिक मात्रा गैस कहाँ से आई थी, क्या ये बता सकते हैं? और जहां या गैस एजेंसी ने फर्जी वितरण बता करके गैस को बचा लिया, क्या उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराना था? आपने उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? दूसरा, क्रम संख्या 17 पर आपने बताया शर्मा गैस मानसरोवर ने अघोषित स्थान पर 70 गैस के सिलेंडर ले जाकर के छुपा दिए। आपने उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद 1000 रुपये आपने जब्त कर लिया। क्या ये चोरी में शामिल नहीं होता? आपने उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? प्रश्न के भाग संख्या 3 में आपने बताया 232 प्रकरण पकड़े और 360 घरेलू गैस के सिलेंडर हमने जब्त कर लिए। आपने जब्त 360 घरेलू कनेक्शन के घरेलू गैस के सिलेंडर कर लिए, लेकिन क्या ये भी बताएंगे आप कि ये गैस सिलेंडर किस कंपनी के थे और कौन सी गैस एजेंसी से आए थे और उनका मालिक कौन था? किसके पास कम पड़े ये, किसके पास से आए थे, उनका नाम बताएं। और क्रम संख्या 5 पर और 8 पर एक सी शिकायत दर्ज हुई है। क्रम संख्या 5 पर भी वही शिकायत है और ऐसी शिकायत क्रम संख्या 8 पर है। क्रम संख्या 5 वाले पर आपने सारहीन कहकर को छोड़ दिया और क्रम संख्या 8 वाले पर आपने मुकदमा दर्ज कराने की बात कर दी। ये विसंगतियां आपने क्यों पैदा करी? क्या इन विसंगतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे? क्या मंत्री महोदय इस मामले में अपना विचार रखते हैं? एक दूसरे सबसे बड़ा दुरुपयोग आ रहा है LPG गैस को ऑटो गैस में काम में लेने का। क्या मंत्री महोदय ये भी थोड़ा सा बताएंगे कि LPG गैस में और ऑटो गैस में क्या गुणात्मक अंतर है? बताएं मंत्री जी। एक तो 22 प्रकरण में से इन्होंने 2 गैस का बताया, उर्मिल गैस और शर्मा गैस एजेंसी। अध्यक्ष महोदय, इसकी एक प्रक्रिया है जांच की, ये प्रक्रियाधीन है, जांच चल रही है और जांच में अगर ये गैस एजेंसी दोषी पाई गई तो इनके खिलाफ FIR बनती है, तो FIR दर्ज कराई जाएगी। दूसरा, इन्होंने 232 में जो हमने केसेस बनाए उनसे 360 डोमेस्टिक वो हमने
गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, ये तीनों कंपनीज के हैं, आईओसी के भी हैं, बीपीसीएल के भी हैं, एचपीसीएल के भी। एक आपने बताया है, पूछा है कि 5 नंबर में आपने 5 नंबर में जांच करने पर शिकायत सारहीन पाई गई है। ये जांच की गई तो शिव गैस एजेंसी की थी, जिसमें बुक करने के 17 दिसंबर में आपूर्ति नहीं करने का मामला था। ईओ से इसकी जांच कराई गई, जिस पे जांच के परिणाम यह आए कि इसमें कोई तथ्य नहीं था। एक आपने 8 बताया है, जो वीके जैन ने शिकायत की थी मोहन सर्विस सेंटर की, बुकिंग के बाद भी आपूर्ति नहीं करना इसमें बताया गया। एसएस सिसोदिया द्वारा हमने जांच कराई, जिसमें जांच की गई, विधि शाखा में अब ये प्रकरण दर्ज है और वहां से विधि से राय आने के बाद में इसकी कार्रवाई कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब भ्रामक प्रतीत होता है। आपने कह दिया हमारा उसके विचाराधीन है, निर्णय नहीं हुआ। आपने तो निर्णय भी कर दिया और उसके 1000 रुपए जब्त भी कर लिए। आप कह रहे हो हमारा निर्णय बाकी है, प्रक्रिया के अधीन है। ऐसा है, प्रतिभूति राशि जब्त की जाती है। आपने कहा एफआईआर दर्ज करने का इरादा रखते हैं क्या? आपने एफआईआर के बारे में पूछा है, एफआईआर के बारे में डिटेल जांच होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आपने निर्णीत कर दिया, फैसला निर्णीत लिख दिया। आपने लिखा निर्णीत है, प्रतिभूति का लिखा है, ये प्रतिभूति राशि जब्त इनिशियल स्टेज पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय समझ नहीं पा रहे या मैं नहीं समझ पा रहा? आपने लिख दिया, उसका निर्णीत फैसला हो चुका। मैं 1000 रुपए जब्त करके उसको बरी कर दिया और आप कह रहे हैं अभी बाकी है हमारा फैसला। मैं आपको इसमें कह रहे हैं ना बाकी, हाँ बाकी गलत कह रहे हैं, ये इसमें लिख दिया निर्णीत। जब दोषी है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? जिस आदमी ने 70 गैस सिलेंडर अपनी गोदाम से ले जाके दूसरी जगह छुपा दिए और वहां पर 70 गैस सिलेंडर मिले, क्या वो चोरी में नहीं थे? उनमें क्या बाकी रह गया? उसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? सीधे से मामले हैं। बिना बुकिंग के गैस सप्लाई की गई, बिना बुकिंग के गैस सप्लाई की गई, ये शिकायत है। नहीं, आपने वो जवाब नहीं दिया मंत्री महोदय कि वो आपको जो 360 सिलेंडर मिले वो कौन सी गैस एजेंसी के थे और कौन सी कंपनी के थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? मैंने बता दिया आपको, तीनों कंपनी के हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आई। एजेंट कौन है? एजेंट तीनों कंपनी। एजेंसी कौन है? तीनों कंपनीज के हैं। कौन सी एजेंसी के हैं? एजेंसी का डिटेल नहीं है, एजेंसी डिटेल। एजेंसी के डिटेल चाहिए उसमें। वो तो सिलेंडर देखते ही मालूम पड़ जाता है मंत्री जी कौन सी कंपनी का सिलेंडर है। सिलेंडर की जांच नहीं करनी है, जांच ये करनी है बिना दोषी पाए आपने जब्त कैसे की? जब दोषी मान लिया है तो फिर एफआईआर दर्ज कराने में आपको क्या उसमें आपत्ति है? ये तो आप उसको बहुत हल्के ढंग से ले रहे हो, उसको बचाना चाहते हो, छोटी सी सजा दे करके उसको आप जब बात जाओ, आपने जो पूछा है 360 जो सिलेंडर से, वो तीनों कंपनीज के हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। आप उनके डिटेल्स ब्रेकअप चाहते हैं, कौन कौन सी किस किस कंपनी के कितने सिलेंडर से और किस किस जस्ट हाँ और किस किस एजेंसीज के हैं, तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, डिटेल दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, जैसा गुढ़ा बनानी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, पैमा फेसी आपने एजेंसी वाले को दोषी मानते हुए 1000 रुपया उसकी प्रतिभूति राशि आपने जब्त कर दी। फिर आपको क्या देगा? इसका मतलब प्राइम फेसी तो आपने माना कि ये दोषी है। आपने फिर ये भेदभाव क्यों बरता कि आपने उसकी एफआईआर पुलिस में दर्ज नहीं कराई? ये दोहरा मापदंड जो सरकार का है ये मुनासिब नहीं है। इसके ऊपर माननीय मंत्री महोदय को क्या कहना है ये अवगत कराने की। इसमें 2 तरह का मामला है माननीय सदस्य। जो गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है उसमें आमतौर पर एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है, और इसमें गंभीर प्रवृत्ति का अपराध नहीं है, इसलिए इसमें एफआईआर दर्ज नहीं है। क्या अपराध है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये बता दें इसकी ना मैं माननीय अध्यक्ष महोदय पूछना चाहूँ, गंभीर अपराध अगर आप बताइए क्या इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण कि आपने इसकी जो 1000 रुपए की सिक्योरिटी मनी था इसको जब्त किया? किस किस्म का अपराध था ये बता दें, और औरों के खिलाफ क्या अपराध था उसकी बताने की कृपा करें। मैं बता रहा हूँ, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इतना ही काफी प्राइम फेसी है भाई, तो बाकी तो बाद में इन्वेस्टिगेशन से अपना आप क्लियर हो जाता। तो सुन लो,
सुनो तो सही। क्या एक्ट में माननीय मंत्री जी दो तरह के अपराध है क्या, गंभीर अपराध और छोटा अपराध? सुनो ऐसा है क्या प्रावधान एक्ट में? एक दूसरा कुछ नहीं, आप गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए इसको आप गंभीरता से नहीं ले रहे। आपकी सीट पे स्प्रिंग लग रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था, सीधी सी बात है, 70 गैस सिलेंडर चोर करके ले गया, अपनी गोदाम में से छुपा के दिया दूसरी जगह बेचने के लिए, सीधे से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और फिर गंभीर नहीं है। मंत्री महोदय से पुजाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें गंभीरता कहां बच गई। और अपने गोदाम से जो आइडेंटिफाइड गोदाम है वहां जो सिलेंडर एकत्रित करता है, वहां लोगों को कहती है मेरे गोदाम में माल ही नहीं है और 70 सिलेंडर दूसरी जगह छुपा दिए। आप इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराना चाहते? आप जवाब तो सुनो। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रकरण है क्रम संख्या 1 पर, माननीय सदस्य ढंग से देख लो, आप भी देख लो जो पूछ रहे हो, आप भी देख लो। तो आपने बताया है, पूछे क्या? देख लो, आपने दिया। सन्नी गैस सर्विस मालवीय नगर जयपुर क्या हुआ है, इनके उत्तर से हमारा सप्लीमेंट्री पैदा हुआ है। हमारे पास रिप्लाई कहाँ है कि आप भी देखो, आप भी देखो, कौन देखेगा? हमारे पास रिप्लाई है इसका, जो हम रिप्लाई देखेंगे। आप बिना बात बीच में, तो आप देख ही नहीं रहे। आप सफिशिएंट कॉज है, जब सफिशिएंट कॉज आपके पास है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते हो? आप देख नहीं रहे तो बिना बात काहे कूद रहे हो बीच में? आप देख नहीं रहे तो काहे कूद रहे हो? गजब हो गया। हेमाराम जी, ये जवाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था आनी चाहिए आसन से कि आपने देखा ही नहीं तो आप क्या पूछ रहे हो? मैं जवाब दे रहा हूँ, बैठो, आप मैं जवाब दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप जवाब है ये। अध्यक्ष आप बैठ जाओ। अध्यक्ष महोदय आंखें निकाल रहे हैं। आप मंत्री महोदय अध्यक्ष जी को संतुष्ट कर दीजिए, हम आप मान जाएंगे। हाँ मैं कर रहा हूँ ना, तो आप बिराजो ना, मैं कर रहा हूँ। हाँ इनको करो, आप बिराजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण संख्या 13/2005 सन्नी गैस सर्विस मालवीय नगर जयपुर में, इन्हें तो सदन को कर रखा है ना। अध्यक्ष महोदय, सन्नी गैस सर्विस मालवीय नगर जयपुर में एक एफआईआर नंबर दर्ज हुई जिसमें निर्धारित मात्रा से गैस का कम पाया जाना पाया गया। अब एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराध हुआ जिसको माननीय सदस्य उठा रहे हैं 5 नंबर को, उसमें बिना बुकिंग के गैस सप्लाई की गई। दोनों में बहुत अंतर है। एक जिसमें मात्रा तो है कम पाई गई और जिन्हें बुकिंग नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी समझ नहीं पा रहे, मंत्री जी सवाल को नहीं समझ पा रहे। सीधी बात है, भंडारण क्षमता से ज्यादा माल मिल गया तो भी चोरी में आता है और भंडारण क्षमता से जो कम माल पाया गया तो भी चोरी में आता है। इसमें क्या स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं आप? सीधी से बात करो, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराना चाहते? के अंदर 2 तरह के अपराध है क्या? मैं कुछ नहीं लिखा मंत्री जी। अपराध और छोटी प्रवृत्ति का अपराध जो मैं तो लिख दिया। मानते हो आप गंभीर अपराध किसे मानते हो, साधारण अपराध किसे मानते हो? उसको आप अलग-अलग परिभाषित कर दीजिए, आप बता दीजिए। चोरी है, अपराध तो एक ही है, गंभीर अपराध, साधारण अपराध। आपने सन्नी गैस एजेंसी का नाम लिया, मैंने नहीं लिया। उर्मिला गैस एजेंसी की बात कर रहा हूँ। उर्मिला गैस एजेंसी की बात कर रहे हैं। बता रहे हो आप मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, एक विषय का जवाब देना चाहते हैं। ये सुनना ही नहीं चाहते। बात तो सुनिए ना, सुनना ही नहीं चाहते। ये तरीका माननीय मंत्री जी, आप सुनना चाहते नहीं, आपके खिलाफ ये राठौड़ साहब धमका करके डरा करके सबको बिठाना चाहते हैं। तो जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े मंत्री जी, उनका तो आप चालान कर रहे हो। और जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो आपकी पार्टी के सदस्य हैं, उनके खिलाफ चालान नहीं करे, आपके खिलाफ चुनाव लड़े। माननीय अध्यक्ष जी, कल भी मेरे प्रश्न का अध्यक्ष महोदय व्यक्तिगत प्रेजुडिस करके निर्णय कर रहे हैं। हमारा तो आपसे अनुरोध है, चाहते नहीं है। हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ ऐसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 115 के अंतर्गत टाल दिया। पुनर्गठन प्रश्न का जवाब नहीं मिला। प्रक्रियाधीन है। इस कार्य को शीघ्र संपन्न कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। नीति और क्रियान्वितियों को प्रदेश की जनता को ये पहुंचाने के लिए कि सरकार की नीति क्या और उनकी क्रियान्विति क्या है, प्रश्न के माध्यम से इसलिए उठाया जाता है और उस बात का जवाब नहीं आ पाता। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जवाब देने के लिए तैयार है। आज भी मेरे साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक चीज का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आपका जवाब नहीं है, एक साथ खड़े हो जाते हैं। मंत्री के लिए जवाब देना। माननीय अध्यक्ष, आपसे कमजोर नहीं पड़ते किरोड़ी लाल जी, काय के लिए उत्साह हो रहे हो? आप पूछो ना, ये क्या तरीका, 5 आदमी एक साथ खड़े हो गए। आपने कहने तो थोड़ी खड़ा हुआ, मैंने अध्यक्ष जी से पूछा है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपसे कमजोर नहीं पड़ते हो, आप उत्साह दिखा रहे हो। आप अपना जवाब दे देना। मैं उत्तर का स्वागत करता हूं, परंतु
माननीय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ, ये तो जयपुर का ही सवाल है। क्वेश्चन में क्षमा करना, दो क्वेश्चन में 37 मिनट हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय जवाब ही नहीं दे रहे। आपने कल भी इनका सवाल आपने उतार दिया, अगला प्रश्न उतार दिया, और आज भी इनका जवाब है उतार लिया। आप जवाब आना चाहिए सदन के अंदर। प्रश्न का तो कोई मायना नहीं है, 20 मिनट का भी कोई मायना नहीं है। अध्यक्ष महोदय आज भी इनका जवाब नहीं आया और ये कुछ बता ही नहीं पा रहे। आपके 20 मिनट का 1 घंटे का कोई मायना नहीं है। कल भी आपने स्किप नहीं किया प्रश्न को और आज भी नहीं कर रहे हैं। आप भी स्थान ग्रहण कर माननीय अध्यक्ष जी, तो रोज ग्रहण किए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करता हूँ, ये 20 मिनट और 25 मिनट कोई काम की नहीं है। जब प्रश्न का जवाब नहीं आता है, क्या मायना है आपके काम विपक्ष से प्रश्न करने का? कि कोई तिथि निर्धारित कर दी गई है क्या? जिला प्रशासन या प्रश्न को कोई नहीं है तो दूसरे नियमों में आ जाइए, क्या दिक्कत है? माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये आप कारण क्या है? ये कल भी मेरा जवाब नहीं आया, आज भी नहीं आया, और आप उसमें मुझे मदद नहीं कर पा रहे हैं। 2 क्वेश्चन के अंदर 39 मिनट हो गए हैं। ये मेरा दोष है क्या? 12 क्वेश्चन यहाँ ये प्रश्नकर्ता का दोष नहीं है। माननीय अध्यक्ष, ये प्रश्नकर्ता का दोष नहीं है। ये प्रश्न के माध्यम से हम राजस्थान की जनता को ये बताना चाहते हैं कि सरकार आप जनता के लिए क्या कर रही है। तो मेरे प्रश्न का आप मेरे वाले प्रश्न पे बोल रहे हैं या छोटा क्वेश्चन का जवाब में, और मेरी जिम्मेदारी है कि सब क्वेश्चंस के जवाब आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी पूछा कि डिलिमिटेशन की कार्रवाई जो है जिला प्रशासन को निर्देश दिए या नहीं दिए इस कार्रवाई शुरू करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर पंचायत एक्ट की धारा 115 में डिलिमिटेशन का प्रावधान है और उसमें ये लिखा हुआ है कि जब जब नई जनगणना के आंकड़े प्राप्त होते हैं तब पंचायत संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके पहले 1991 में जो है इस तरह की डिलिमिटेशन की कार्रवाई की गई थी, परंतु नया एक्ट आने के बाद 1996-97 में नए जनगणना के आंकड़े आ गए थे। उस समय में पुनर्गठन करना था परंतु नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय, और जब 2004 में पुनः 2001 की जनगणना के आंकड़े आए तब सरकार ने पुनर्गठन की प्रक्रिया पर विचार किया, लेकिन उसके पहले दिनांक 23/1/2004 को डिलिमिटेशन कमीशन नई दिल्ली द्वारा परिसीमन कार्य उनके द्वारा परिसीमन का कार्य शुरू कर दिया गया था। इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखकर हमको निर्देश दिया गया कि 15 फरवरी 2004 की सीमाओं की स्थिति को यथावत रखा जाए, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। उसके बाद हमने कमीशन को लेटर लिखा कि हमको चुनाव करवाने हैं, इसलिए डिलिमिटेशन की परमिशन दी जाए। तो दिनांक 18/5/2005 को जो है नई दिल्ली डिलिमिटेशन कमीशन ने हमको सूचित किया कि अब आप डिलिमिटेशन का कार्य कर सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्हीं दिनों में 15/7/2005 से 22/8/2005 तक बाड़मेर के अलावा 31 जिलों में नगरपालिका चुनाव थे और आचार संहिता लग गई, इसलिए हमने ये कार्य प्रारंभ नहीं कर पाए। उसके बाद 22/11/5 से 18/12/5 तक भरतपुर शहर को छोड़कर उस जिले में चुनाव थे। फिर 6/1/6 से 2/2/6 तक राजसमंद, टोडा रायसिंह और मालपुरा नगरपालिका के चुनाव थे, और 6/2 से 4/3 तक झुंझुनू विद्या विहार नगरपालिका के चुनाव थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि जिसके जो डिलिमिटेशन की कार्रवाई हमने अब शुरू की है, हमने चूंकि इसमें धारा 12, 13 और 14 उसमें ये प्रावधान स्टेट पर छोड़ा हुआ है कि किस तरह से नगर पंचायतें और पंचायत समिति और जिला परिषद का जो है सीमा क्या तय होगी, कितनी जनसंख्या रखी जाएगी, तो इसके ऊपर जो है सरकार तय करेगी और तय करने का हमने मेमो बनाया है और उसके बाद ये मंत्रिमंडल में हम भेजेंगे और अप्रूव होने के बाद फिर इसकी विधिवत प्रक्रिया शुरू होगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें धारा 115 में ये प्रावधान है कि अगर डिलिमिटेशन भी हो जाएगा तो जब तक वापस अगला चुनाव होगा तभी वह डिलिमिटेशन के अनुसार जो है पंचायतें बनेगी। इसलिए अगले चुनाव के पहले हमको डिलिमिटेशन करना है और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि अगले चुनाव पंचायत उसके पहले डिलिमिटेशन कार्रवाई कर दी जाए। अगला चुनाव कौन सा, विधानसभा? नहीं, विधानसभा का नहीं अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के।
चुनाव से पहले तो आप चले जाओ। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी, आपने जो ये कहा है कि आप अगले ग्राम पंचायत चुनाव से पहले कराएंगे, आप तो ये बताइए स्पेसिफिक, क्या सरकार ने कोई अभी तक कोई मापदंड बनाया है कि किस मापदंड के आधार पर, भौगोलिक एरिया या जनसंख्या के आधार पर, क्या मापदंड के आधार पर आप ग्राम पंचायतों का, पंचायत समितियों का पुनर्गठन करेंगे? और सरकार की मंशा कब तक है कि इसको कब तक आप पूर्ण करने का इरादा रखते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या रखेंगे? चुपचाप प्रस्ताव मंगवा के करेंगे या पब्लिश करेंगे? पब्लिक के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होने जा रहा है, ये स्पेसिफिक बता दीजिए। तो बता दिया है, सब बता तो दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी प्रक्रिया अभी बता दी, मैंने ये निवेदन भी कर दिया। अभी सदन के सामने ये कहा है कि मानदंड तय करने के लिए विभाग ने अभी मेमो बनाया है, लेकिन जब तक मंत्रिमंडल से तय नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा, तब तक उसको मैं यहाँ सदन में नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। श्री कैलाश त्रिवेदी, मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है। सारी बात उन्होंने कह दिया। 127 तय नहीं होगा जब तक मैं सदन में नहीं बता सकता, खत्म हो गई। नहीं, इसी से संबंधित है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पंचायत राज संस्थाओं के बिना परिसमन और पुनर्गठन के हाल ही में 12 नगरपालिका क्षेत्र के आसपास की ग्राम पंचायतों के 12 गांवों को नगरपालिका क्षेत्रों में मिलाने हेतु क्या आपके विभाग ने एनओसी जारी की है? श्री कैलाश त्रिवेदी, एनओसी की आवश्यकता नहीं होती। अलग से प्रश्न। हाँ, कैलाश त्रिवेदी। 127। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा में 1/1/2003 से वन विभाग द्वारा 29.099 लाख रुपए के 14 कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से 11 कार्य पूर्ण हैं तथा 3 कार्य प्रगति पर हैं। तीनों कार्य मार्च 2006 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, ये बताने की कृपा करें हैं कि आपने जो ये 11 कार्य स्वीकृत कराए, पूर्ण बताए, ये 11 कार्य अकाल रात में स्वीकृत हुए थे और ये मौके पे अपूर्ण है। क्या इन सभी कार्यों को आप पूर्ण करने की मंशा रखते हैं विभागीय मत से या अकाल से, किससे? और जिले में आप और कौन कौन सी योजनाओं में फॉरेस्ट में काम करने का स्वीकृति देने का विचार रखते हैं, ये बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अकाल रात कार्य के 2003 से 13 कार्य हैं जो इनकम्प्लीट हैं। उनको 30 जून 2003 को बारिश आ जाने के कारण अकाल रात कार्य बंद कर दिए गए थे। जब अकाल की स्थिति अगर उस क्षेत्र में होगी तो इन कार्यों पे ध्यान देकर कार्य पूर्ण करेंगे। स्थिति है मंत्री महोदय, अकाल में है इस वक्त। हो गया तो इसको ले लेंगे। श्री संयम लोढ़ा। महोदय, प्रश्न संख्या 128। खंड 1 सिरोही जिले में 4026 विधवाओं, 3515 वृद्धों एवं 1748 विकलांगों को जनवरी 2006 तक पेंशन उपलब्ध कराई गई है। खंड 2 सिरोही जिले में उक्त पेंशन लाभार्थियों को वर्ष 2005 में पेंशन भुगतान संबंधित डाकघर द्वारा मनी ऑर्डर के माध्यम से किया गया है। इसका तिथि अनुसार वो तहसीलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट एक सदन की मेज पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिले के जो 5 तहसीलें हैं, इसमें सिरोही तहसील में विकलांगों की मई महीने की पेंशन का आपने भुगतान किया जुलाई महीने में, विधवाओं की अप्रैल महीने की पेंशन का आपने भुगतान किया जून महीने में, और रेवदर तहसील के अंदर विधवाओं की मई महीने की पेंशन का आपने भुगतान किया जुलाई महीने में, जुलाई की पेंशन का भुगतान किया आपने सितंबर महीने में। शिवगंज तहसील में आपने वृद्धों की पेंशन का, जनवरी की पेंशन का भुगतान किया मई महीने में, और विधवाओं, विकलांगों और वृद्धों की मई महीने की पेंशन का भुगतान किया आपने सितंबर महीने में। आबू रोड तहसील में विधवाओं की जून की पेंशन का आपने भुगतान किया सितंबर महीने में, और पिंडवाड़ा तहसील में विधवाओं और विकलांगों की फरवरी की पेंशन का भुगतान किया जून महीने में, और विधवाओं की जून की पेंशन का भुगतान किया सितंबर महीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं
आप इतना ही पूछे ना कि इतना डिले करने का मैं यही पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि प्रभारी मंत्री हर महीने दौरा करते हैं, प्रभारी सचिव हर महीने दौरा करते हैं, मुख्यमंत्री कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस करती है, पर ये समाज का सबसे जो वंचित वर्ग है उसको हर महीने पेंशन का भुगतान मिले, इस बात की सरकार व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करना चाहती। नहीं, अब आप पूछे। भाषण नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो ये जो डिले हुआ, माननीय मंत्री, ये तो हर महीने जो डिले हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, और हर महीने इस वर्ग के लोगों को पेंशन का भुगतान हर महीने हो, इसके संबंध में सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है? तो बता रहे हैं ना देरी का कारण, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विराजें। जब से सरकार बनी है ये भारतीय जनता पार्टी की, तब से लगातार पेंशन का भुगतान होता जा रहा है। ये सच है कि कुछ 2-3 महीने पेंशन भुगतान में विलंब हुआ है, और उसका विलंब का कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि अब कंप्यूटराइज मनी ऑर्डर से भुगतान होने लगा है, और जो कंप्यूटराइज मनी ऑर्डर के फॉर्म देता है वो डाकघर उपलब्ध करवाता है। डाकघर कई बार समय पर हमको उपलब्ध नहीं करा पाता, और हमारी बाध्यता ये है कि डाकघर उपलब्ध नहीं कराता है तो जहाँ तक वो एनओसी ना दे वहाँ तक हम हमारे फॉर्म नहीं छपवा पाते हैं। हमने कई बार पत्र लिखा, उसके बावजूद उन्होंने हमको 3 महीने के बाद लगभग 17/8/5 को एनओसी उपलब्ध करवाया कि आप अब छपवा सकते हैं। मैं आपको कोषालय से जो हमने पत्र लिखे हैं उनका दिनांक बता देता हूं। हमने 25/5 को भी लिखा, 18/7 को भी लिखा, 23/7 को भी लिखा, और उसके पहले भी हम लिखते रहे हैं। एनओसी आने के बाद हमने फॉर्म छपवाए, और फॉर्म छपवाकर हमने उप कोषालय में भेजे। इसके कारण से ये विलंब हो गया है। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य को, अब इस प्रकार का विलंब नहीं होने देंगे, और इसलिए हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए। श्री प्रहलाद गुंजल। प्रश्न संख्या 129। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में संचालित बस सेवाओं में से 8 बस परिचालकों का संचालन समय विशेष पर घाटे के कारण बंद किया गया है। कोटा जिले के ऐसे 3 राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं जिन पर निगम द्वारा संचालन प्रस्तावित नहीं है। खंड 2, जिन समय विशेष की 8 बस परिचालकों घाटे के कारण बंद किए गए हैं, उनकी अनार्थिक रहने के कारण पुनः संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है। जिन राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निगम बसें संचालन नहीं कर रहा है, उन मार्गों को गुणावगुण एवं जन सुविधा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने खंड 1 में ये कहा है कि कोटा जिले में संचालित बस सेवाओं में से 8 बस परिचक्रों का संचालन समय विशेष घाटे के कारण बंद कर दिया गया। पहले तो आप ये बताएंगे कि वो 8 कौन से मार्ग हैं जिन पर बसों का संचालन बंद किया है। और खंड 2 में माननीय मंत्री महोदय ने ये बताया है जिन राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निगम बसें संचालित नहीं कर रहा है, उन मार्गों पर गुणावगुण एवं जन सुविधा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन मार्गों पर आपने बसों का संचालन बंद कर दिया, अब उन मार्गों पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने का क्या आधार रहेगा, ये भी स्थिति सदन को स्पष्ट करें। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जिन 8 मार्गों पर पिछले 50 सालों से बसों का संचालन हो रहा था, और लगातार 50 सालों से 40 सालों से कोई 20 साल से हम सेवाएं देते आ रहे हैं, और अचानक उन मार्गों पर घाटे की स्थिति बताकर बसों का संचालन बंद कर देना, उसके कारणों में नहीं जाना, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर घाटे में भी बस चल रही है तो आम नागरिक को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। घाटे में बताकर हम राजस्थान के आम नागरिक को, कोटा जिले के आम नागरिक को परिवहन की सुविधा से वंचित कर दें, जिसको हम 50 साल से 30 साल से मुहैया करा रहे थे,
ये कहां तक उचित है, ये माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 8 मार्ग पूछे हैं। कोटा जिले में 8 मार्गों में 12 डिबरी, 12 निमोली, कोटा बुढ़ादीत, कोटा मांगरोल, कोटा रामगंज मंडी, कोटा बकानी, कोटा इकलेरा, सांगोद, कोटा बापा और दरा, ये सारी बसें कम लोड फैक्टर मिलने की वजह से और अधिक खर्चा होने की वजह से बंद की गई हैं। और ये अचानक बंद नहीं की, अलग अलग वर्षों में 2004, 2005 में अलग अलग वर्षों में बंद की गई हैं। ये जो बसें बंद हुई हैं उनमें लगभग हमारे रोडवेज का लोड फैक्टर जो है, यात्रियों का जो भार है, वो 33%, 45%, 47%, 50%, औसत लगभग 45% आया, इसलिए की गई है। और इन पे जो हमारा जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। उनकी लागत लगभग 16 रुपये के आसपास औसत जो लागत हो रही थी और आय 8 रुपये के लगभग आ रही थी, इसलिए इन बसों को बंद किया गया। आपने दूसरा मुद्दा जो उठाया कि जन सुविधा को देखते हुए क्या सरकार इस तरीके का विचार रखती है, तो हमने पिछले साल में जो हमारे संभाग मुख्यालय हैं उनके आसपास उपनगरीय बस सेवाएं भी शुरू की थी, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपना बजट पेश करते हुए जिक्र किया। उनमें भी हम जो है कुछ और सुविधाएं दे करके और उसका समीक्षा करके हम उन उपनगरीय बसों को भी शुरू करेंगे। उसके अलावा इस पिछले साल हमने ग्रामीण रूट्स भी नए शुरू किए हैं, तो उन पर भी अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ये विचार रखती है कि हमारे जो ग्रामीण रूट्स हैं उनमें जो प्रचलित अभी हमारा टैक्स है उसमें थोड़ा संशोधन करके ग्रामीण जनता को आवागमन की सुविधाएं अच्छी मिले, उसके लिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोई भी इन मार्गों पर और हमारे पास स्टेज कैरिज के लोग परमिट लेने के लिए आएंगे तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। श्री रिचपाल सिंह मिर्धा। संख्या 130। बजट में परसों कह दिया था ना मुख्यमंत्री जी ने 40 किलोमीटर तक वाले तो कह दिया था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय 50 तक तो कह दिया था। मैं केवल एक माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वो आपको मौका मिले जब आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 130। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल एक माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया गुंजल साहब। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पुकार लिया मैंने दूसरा। सरकार गुणाओं गुण के आधार पर जब तक विचार को पूरा नहीं करती, इन मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने के बारे में सरकार विचार रखती है। मैंने मूल प्रश्न में पूछा है अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न में पूछा है जिसका उत्तर नहीं आया। निजी बसों को परमिट देने का विचार रखती है क्या सरकार, और विचार रखती है तो क्या इसके बारे में सूचना प्रसारित की गई है, और नहीं तो कब तक सूचना प्रसारित कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप करेंगे घाटे के कारण बसें बंद की गई है। कोटा से उमर कला बस चलती थी, कोटा से उसको रामगढ़ कर दिया, वो रूट एक ही है, सिर्फ रूट बदल करके उधर कर दिया, तो वो क्यों बंद की? उमर कला बहुत बड़ा कस्बा है, मैंने बोल दिया, कम से कम 30,000 की आबादी का कस्बा है आज की तारीख में, और वहाँ आपने बसें बंद कर दी और वो भी घाटा बता करके। बोल दूं प्रश्न संख्या 130। तो मैंने ये हम बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, मैं 2 बार खड़े होकर बोल गया। और क्या करें साहब, बताओ क्या हो गया? आपकी कोई सीटों पे आज तकलीफ हो गई क्या? इधर से कोई खड़ा नहीं हुआ माननीय, पूरे प्रदेश में देखिए कोई नहीं हुआ। आप तो माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 130। बस ठीक है 130। आई एम सॉरी। अध्यक्ष महोदय, आप कृपया बैठ जाएं। खंड 1, तहसील डेगाना के राशन डीलर्स द्वारा केरोसिन की कालाबाजारी एवं वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संबंधित गांवों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। आलोच्य शिकायत प्राप्त होने पर जांच हेतु जिला कलेक्टर के निर्देशन पर जांच दल गठित कर जांच करवाई गई। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी नागौर मेड़ता एवं प्रवर्तन निरीक्षक नागौर मुख्यालय एवं स्थानीय प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना को लगाया गया।
जांच दल द्वारा क्षेत्र में डीलर्स के स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर कब्जे में लेकर स्टॉक का सत्यापन किया गया, जो सही पाए गए। सही पाए जाने पर क्षेत्र के उपभोक्ताओं से संपर्क कर राशन कार्ड प्राप्त कर उपभोक्ताओं के समक्ष वितरण रजिस्टर से मिलान किया गया। जांच दौरान अधिकतर राशन कार्ड में दी गई मात्रा का अंक नहीं करना, मूल्य में स्टॉक सूची बोर्ड पर केरोसिन की आवक, वितरण एवं मूल्य का अंक नहीं करना तथा राशन कार्डों का यूनिट रजिस्टर का संधारण नहीं करना पाया गया है, जिसके लिए संबंधित डीलर्स के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। सूचना परिशिष्ट 1 पर संलग्न। खंड 3, जांच में दोषी पाए गए सभी 12 डीलर्स के विरुद्ध राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु वितरण का विनियम आदेश 1976 के अंतर्गत विभागीय प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2 डीलर्स की गंभीर अनियमितताओं के मद्देनजर प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए एवं कार्रवाई लंबित है। नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। विस्तृत सूचना परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने केरोसिन आवंटन के लिए जिला रसद अधिकारी नागौर को क्या निर्देश दिए, और नंबर 2, क्या जिला रसद अधिकारी नागौर ने उन निर्देशों के अंतर्गत एसडीएम डेगाना को केरोसिन डीलरों को केरोसिन आवंटन करने का अधिकार दिया? यदि हाँ, तो एसडीएम ने किन मापदंडों के आधार पर केरोसिन डीलरों को केरोसिन का वितरण किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा कि गरीब की चिमनी तो केरोसिन के लिए तरसती है, और ये पूरा जो केरोसिन भेदभाव करके एक रिटेलर को 500 लीटर, एक रिटेलर को 800 लीटर, एक रिटेलर को 900 लीटर और एक रिटेलर को बराबर कार्ड होते हुए, बराबर जनसंख्या होते हुए 2000 लीटर केरोसिन आवंटन किया गया। इसके क्या मापदंड है, और अगर किया है तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? बस इतना ही बता दें मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, उप आवंटन जिला रसद अधिकारी करता है। एसडीओ ने आवंटन कैसे किया ये समझ से बाहर है, तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, जो आवंटन में जो गड़बड़ बताई है 10-12 डीलर्स के वहाँ, जो उसमें पक्षपात एसडीओ ने किया है, उसके खिलाफ एडीएम को जांच करने के हमने आदेश दे दिए हैं। जांच आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से। समाप्त हुआ। माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री बाबूलाल नागर एवं 36 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के 15,778 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के उपरांत भी वहां अकाल राहत कार्य शुरू नहीं करने एवं दोबारा गिरदावरी की मांग के संबंध में। दोबारा इनके अलावा करा रहे हो कि इन्हीं की दोबारा करा रहे हो? 15,778 की ये मांग ये तो हो ही गए। नहीं, लिखा तो यही है। श्री हेमाराम चौधरी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में रबी की फसल ईसबगोल नष्ट होने के संबंध में उपरोक्त विषयों पर कल सदन में चर्चा हुई है। बजट पर सामान्य वाद विवाद के दौरान भी माननीय सदस्यों को चर्चा करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। इन स्थगन प्रस्तावों की अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री विनोद कुमार एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से नगर पालिका हनुमानगढ़ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के उपरांत भी वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दें। श्री
प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, श्री अशोक कुमार नवलखा सदस्य की ओर से अजमेर इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के किलोमीटर 219 स्थिति कैसे लिख रखा भाई, स्थित चेक पोस्ट को 1 किलोमीटर आगे स्थापित करने के संबंध में। श्री जीतमल खांट सदस्य की ओर से उदयपुर संभाग के समस्त जिलों के राजस्व रिकॉर्ड में किस्म जंगल शब्द हटवाने के संबंध में। श्री रणधीर सिंह भिंडर सदस्य की ओर से तहसील धरियावद में कृषि उपज मंडी का निर्माण करने के संबंध में। श्री केडी बाबर सदस्य की ओर से जिला सीकर की तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ के बीमित किसानों को उनकी मुआवजा राशि तुरंत उपलब्ध करवाने के संबंध में। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से जालोर एवं आहोर को पेयजल उपलब्ध करवाने एवं फ्लोराइड से मुक्त कराने के संबंध में। श्री बनवारीलाल शर्मा सदस्य की ओर से जिला धौलपुर के कुकरपुर ताल कैनाल पर बने एक्वाडक्ट की मरम्मत हेतु बजट प्रावधान करने के संबंध में। श्री ब्रिज किशोर शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के कुछ इलाकों में मिनी बस की सेवाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में। श्री खुशवीर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खारची की कतिपय पंचायतों को मगरा विकास क्षेत्र में शामिल करने के संबंध में। डॉक्टर ओपी महिंद्रा सदस्य की ओर से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में। श्री बहादुर सिंह गोदारा सदस्य की ओर से नोहर के श्री बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिकाओं के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में। श्री रामकिशोर मीणा सदस्य की ओर से राज्य में सीमेंट आधारित उद्योगों को जिंदा रखने के लिए सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के संबंध में। श्री हीरालाल निवाई सदस्य की ओर से राज्य में वर्ष 1995 के बाद शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं होने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना पढ़ने की अनुमति होगी। इससे पूर्व कि मैं 295 के लिए किसी का नाम पुकारूं, मैं आसन की ओर से खेद प्रकट करती हूं कि कल शिवपत सिंह जी जो पूर्व विधायक भी हैं और संसद के सदस्य भी हैं, उनके साथ जिस प्रकार भी उन्हें बाहर किया गया उसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ। कारण उसका यह हुआ कि गृह विभाग से एक सूचना आई थी और उस सूचना में उनका नाम भी था कि ये इन लोगों को यहाँ पे आने से रोका जाए। वो गृह विभाग ने जिन लोगों को ये सूची संलग्न की थी वो सूची मेरे नोटिस में नहीं लाई गई और बिना मेरी अनुमति के वो सूची के आधार के ऊपर जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आसन की ओर से खेद प्रकट करती हूं। ठीक है, लेकिन गृह विभाग तो गृह मंत्री जी मौजूद, आप विराजे, आपने खेद व्यक्त किया, इसके लिए तो हम आपके आभारी हैं। लेकिन गृह विभाग, गृह मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, जो 4 दफा इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं, पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, और ऐसी कोई गतिविधि आपकी सरकार आने के बाद ये हो सकता है कि राजस्थान के किसान की, गरीब की, मजदूर की बात रखने और आंदोलन करने में, लेकिन ऐसी कोई गतिविधि शिवपत सिंह की रही हो और आपका विभाग अवांछनीय घोषित कर दे, इससे बड़ी तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। आपके आप नहीं लाया गया, लेकिन गृह विभाग और इतने सक्षम गृह मंत्री जी हैं और ऐसे व्यक्ति के बारे में एक भी अगर आप घटना, उल्टा उन्होंने राजस्थान में रावड़ा गढ़साना में लोगों को शांत करने का काम किया, सरकार की मदद करने का काम किया, और ऐसे अधिकारी आपके अगर हनुमानगढ़ और गंगानगर से ऐसी रिपोर्ट भेजते हैं और यहाँ तक आती है तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अफसोसजनक है। और गृह मंत्री जी को ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये ऐसी रिपोर्ट भेजी है, जिन्होंने कानून व्यवस्था बनाने में आगे बढ़कर मदद की है, हजारों 25,000 लोग जो गढ़साना में करने थे, इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, इस बात के लिए तो मैं आश्वस्त करती हूँ। और सदन के पूर्व सदस्य के साथ, किसी भी माननीय पूर्व सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार बड़ा ही अशोभनीय है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने जो विषय रखा, मैं सोचता हूँ शिवपत सिंह जी मेरे साथ भी सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, और उनके स्वभाव और उनके आचरण से मैं पूर्णतः वाकिफ हूँ। क्या घटना घटी
आपने जो मेरे ध्यान में लाया है, मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करके क्यों ऐसी बात हुई और उसके जहाँ भी कहीं कमी रही है उस कमी को मैं और मेरे विभाग के सारे अधिकारी निश्चित रूप से उसे देखेंगे। आसन के खेत प्रकट करने के बाद करता हूँ, अगर खेत कहने से भी आपको अच्छा लगता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। अगर मेरे विभाग एक सूचना देनी है आपको। अब आप बीच में एक सूचना वो नहीं, अब कुछ नहीं सूचना, मेहरबानी करके स्थान ग्रहण कर लें। सूचना दे रहा हूँ। अब ये 0 आवर में कोई सूचना नहीं होती है। आप समझते नहीं किसी चीज को। हमारे सूरजगढ़ का संग्राम था, एक आदमी को मार दिया, पुलिस ने सबको पीटा है, बुरी तरह से घायल कर दिया। आप बताओ, अंकित मत करो, बात सुनो सही। हमारे सूरजगढ़ के संघ को बुरी तरह पीटा, पुलिस ने रिंगस की पुलिस ने जाके पीटा है। जो हनुमानगढ़ की बात कही थी उस बारे में अभी आवश्यक नहीं है, आप जब चाहें तो स्थिति को स्पष्ट कर देना। हाँ वही मैंने कहा, जब चाहें स्थिति स्पष्ट कर देना आप बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अशोक कुमार नवलखा। अध्यक्ष महोदय, श्री अशोक कुमार नवलखा। अध्यक्ष महोदय, कल चर्चा हो चुकी है। आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य पहले आसन को सुने और स्थान ग्रहण कर लें। आसन का सम्मान करना पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। उससे कोई पक्ष को उसमें नहीं मिल जाती है छूट कि पक्ष चाहे जैसे करे। सत्ता पक्ष को भी मानना चाहिए कि आसन जब पांवों पर हो तो मंत्रीगणों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, कल चर्चा हो चुकी है। आपको ये क्या तरीका है? बाहर आ चुके हो सदन में, ये क्या तरीका है? दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, मैं कई बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाह रही हूँ, आप सबको मौका मिलेगा। बजट के ऊपर चर्चा जब हो रही है तो अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। और उसमें नहीं, मैं आसन कैसे आपके घर। मंत्री जी, यदि आप स्थिति थोड़ी स्पष्ट कर देंगे तो मैं उसके लिए समय, आप अकाल के ऊपर है, जो कुछ इतने उत्तेजित है माननीय सदस्य, 4 साढ़े 4 बजे जब आप चाहें थोड़ी स्थिति को स्पष्ट कर दें तो उचित रहेगा। अभी कर देते हैं, अभी कर रहे हैं। आप प्लीज स्थान ग्रहण करें, प्लीज स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें आप। हाँ, आप अभी कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं। महोदय, नहीं अभी दे रहे हैं क्या? 4 साढ़े 4 बजे का समय तय कर दें, मैं स्टेटमेंट दे दूं। ठीक, अच्छी बात। अशोक कुमार नवलखा, अब ज्यादा आप लोग रात की बारिश पे भी कहेंगे। रात को जो बारिश हुई है, नुकसान हुआ है, उस पर भी तो कहेंगे कुछ न कुछ। ये अशोक कुमार नवलखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए मैं अपने इस क्षेत्र की एक ज्वलंत समस्या का निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अजमेर इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के किलोमीटर 219 पर गांव जलिया के पास परिवहन विभाग, वाणिज्य कार्य विभाग के चेक पोस्ट एवं आबकारी विभाग की चौकी स्थित है। चेक पोस्ट व चौकी पर वाहनों की जांच पड़ताल के कारण इस रोड पर घंटों तक यातायात अवरुद्ध रहता है, जिस कारण आवश्यक एवं आपातकालीन कार्यों हेतु निकलने वाले वाहनों को काफ़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। यही नहीं, इस मार्ग से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नीमच या निम्बाड़ा के चिकित्सालयों में गंभीर रोगियों के रोगी वाहनों के माध्यम से आने वाले वाहनों को काफ़ी मुश्किलें होती है तथा कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वर्तमान में इस राजमार्ग की चौड़ाई मात्र 7 मीटर है तथा प्रतिदिन 3 से 4 हजार वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में राजमार्ग की चौड़ाई जो 4 लेन में बदलने से व लेबाई का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यातायात अवरुद्ध होने की स्थिति में स्थानीय पुलिस को भी अपना आवश्यक काम छोड़कर यातायात खुलवाने में अधिकांश समय लगाना पड़ता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस मार्ग के 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में रेलवे फाटक स्थित है, जो भी अधिकांश समय बंद रहती है तथा इस चेक पोस्ट के 5 किलोमीटर दूरी पर मध्य प्रदेश की सीमा में नया गांव चेक पोस्ट स्थित है, वहाँ भी यातायात अवरुद्ध रहता है। रेलवे फाटक खुलने पर
तथा नए गांव चेक पोस्ट पर यातायात खुलने की स्थिति में सारा दबाव जलिया निम्बाड़ा चेक पोस्ट पर पड़ता है व यातायात जाम रहता है। इस समस्या की जानकारी पूर्व में भी परिवहन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी जा चुकी है। मेरा इस सदन के माध्यम से आग्रह है कि अतिशीघ्र कार्रवाई कर इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु चेक पोस्ट के 1 किलोमीटर क्षेत्र में 4 लेन सड़क व लेबाई निर्माण करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू। श्री जीत मलकान। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के तहत उदयपुर संभाग के समस्त जिलों के राजस्व रिकॉर्ड में किस्म जंगल शब्द हटवाने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदया, निवेदन है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र उदयपुर संभाग संपूर्ण रूप से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां का आदिवासी गैर आदिवासी किसान बिखरी बस्ती में निवास करते हैं। इस क्षेत्र के किसानों का मुख्य धंधा कृषि है। खेती पर ही परिवार का जीवन यापन होता है। आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। नॉन कमांड क्षेत्र आए दिन अकाल की चपेट में आता रहता है। आदिवासी किसान दुर्गम पहाड़ी पठारी क्षेत्र में रहते हुए कठोर परिश्रम कर उबड़ खाबड़ जमीन को जोतने लायक बनाया है और आज स्थिति यह है कि जिस जमीन पर कुएं, बावड़ी, मकान, खेत खलियान, फलदार पेड़ पौधे मौजूद हैं, 50-50 वर्षों के गुजरने के पश्चात भी राजस्व रिकॉर्ड में किस्म जंगल दर्ज हो जाने से हजारों आदिवासी किसान गैर आदिवासी किसानों के नाम उक्त भूमि आवंटन नहीं हो पा रही है। मैं मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि टीएसपी क्षेत्र में विशेष राजस्व अभियान चलाया और 50 वर्षों से जो किसान इंतजार कर रहा था कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाकाबिल काश्त भूमि को मौके की स्थिति के अनुसार काबिल काश्त किस्म परिवर्तन कर भूमि आवंटन कर आदिवासी किसान व गैर आदिवासी किसानों को लाभ दिया है। यह कार्य किसानों के जीवन में नई खुशहाली वरदान साबित हुआ है। उसी तर्ज पर किस्म जंगल शब्द हटवाने का श्रम करें। धन्यवाद। श्री रणधीर सिंह भिंडार। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत ये विशेष उल्लेख कर रहा हूँ। महोदय, दरियावत तहसील में कृषि उपज मंडी की स्थापना के लिए 1996 में निर्णय लिया गया था और उसके लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। जो भूमि इसके लिए चिन्हित की गई थी उसके आवंटन की कार्रवाई शुरू की गई। वह भूमि विवादास्पद थी और उसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, जिसको करीब 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पिछली सरकार के दौरान स्थानीय विधायक व जनप्रतिनिधियों ने एक अन्य जगह कृषि मंडी के लिए जमीन आवंटित करने का राज्य सरकार से अनुरोध किया था। वह वर्तमान समय में भी विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों ने उक्त लंबित प्रकरण को देखते हुए इस नई जगह जो कि गार्डियावास में है को आवंटित करने की सरकार से अपील की है, परंतु अब तक विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। महोदय, दरियावत तहसील मेवाड़ संभाग का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, परंतु विपणन की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय व्यापारियों को मनमाने दाम पर कृषि उपज बेचना किसानों की मजबूरी हो गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में कृषि उपज मंडी शीघ्र स्थापित करने हेतु गैर विवादित भूमि पर कृषि उपज मंडी निर्माण का कार्य संपादित कराया जाए, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। धन्यवाद। श्री के.डी. बाबर। प्रस्ताव। महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अंतर्गत राज्य के किसानों को संबंध में एक अति महत्वपूर्ण समस्या की ओर राज्य सरकार एवं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा। पूरे राज्य में किसानों की फसल का बीमा करने की योजना गत वर्षों में प्रारंभ की गई और अपनी फसलों की असुरक्षा से पीड़ित किसानों ने अपनी गाड़ी कमाई में से फसल की सुरक्षा हेतु बीमा करवाया, परंतु राज्य सरकार की उदासीनता के चलते फतेहपुर एवं लक्ष्मण तहसील के किसानों की उनकी फसल के हुए नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण उक्त दोनों तहसीलों के किसान आंदोलित हैं और पिछले 1 माह से लगातार फतेहपुर उपखंड कार्यालय पर सैकड़ों के किसान संख्या में धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु इनकी इस वाजिब मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है।
चूरू जिले के किसानों को तो उनके नुकसान का मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, परंतु फतेहपुर एवं लक्ष्मण तहसील के काश्तकार आज भी मुआवजा पाने को भटक रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा बीमा कंपनी को देय अपनी हिस्सा राशि जमा नहीं कराई गई है, जिसके कारण मुआवजा मिलने में देरी हो रही है। एक और तो किसान प्रकृति की मार से परेशान है, क्योंकि पिछली बार बर्फबारी के कारण सर्दी से रबी की फसल का नुकसान हो गया और जो थोड़ी बहुत फसल बची वो तेज गर्मी से नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं किसान वर्ग बहुत ही दुखी एवं पीड़ित है। राज्य सरकार से मुआवजा राशि जिसके वह हकदार हैं तुरंत उपलब्ध कराए जाने हेतु आंदोलित और ऐसी आशंका है कि यदि उनकी वाजिब मांग को पूरा नहीं किया गया तो एक बड़े प्रदर्शन एवं आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अतः मैं राज्य सरकार एवं कृषि मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि जिला सीकर के तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मण के बीमित किसानों को उनकी मुआवजा राशि तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, श्री बनवारी लाल शर्मा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत धौलपुर जिले के कूपुर ताल की कैनाल पर रिनोवेशन ऑफ एक्वेडक्ट बाबत महोदय, धौलपुर जिले में कूपुर ताल की कैनाल पर नाले पर बना हुआ एक्वेडक्ट लगभग पिछले 7-8 वर्ष से 80 फुट लंबाई में भारी वर्षा के कारण टूट गया था, जिसके कारण काश्तकारों को सिंचाई नहीं हो पा रही है। इस कैनाल से करीब 300 एकड़ की सिंचाई होती थी। सिंचाई विभाग द्वारा इस कैनाल की मरम्मत हेतु कई बार बजट उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया, परंतु बजट के अभाव के कारण इसकी मरम्मत नहीं कराई जा सकी। श्रीमान में सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि काश्तकारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा वांछित करीब 4 लाख रुपए स्वीकृत करने की कृपा करें ताकि ग्राम शहरों, कोटरा, पटेली के काश्तकारों को सिंचाई का लाभ मिल सके। श्री ब्रिज किशोर शर्मा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। माननीय महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में जयपुर शहर के वार्ड नंबर 54 में लगभग 30-35 हज़ार लोगों की आबादी रहती है। इस वार्ड की बहुत सी कॉलोनियों में लोग बसे रहते हैं, किंतु अभी तक शहर के प्रमुख मार्गों पर, प्रमुख स्थानों पर जाने आने के लिए कोई साधन नहीं है। इस क्षेत्र में रामगढ़ मोड़ से छिपीवाड़ा, कागदीवाड़ा, शंकर नगर होते हुए कोई भी मिनी बस रेलवे स्टेशन को नहीं जाती, ना ही ब्रह्मपुरी से कोई बस रेलवे स्टेशन को जाती है। इस क्षेत्र के निवासियों को महंगे साधन से छोटी चौपड़ जाकर स्टेशन के लिए साधन पकड़ना पड़ता है। ब्रह्मपुरी से भी रेलवे स्टेशन का कोई सीधी बस नहीं जाती। अतः आपसे निवेदन है कि छिपीवाड़ा से रेलवे स्टेशन जाने वाली सुबह सायंकाल कुछ मिनी बसों को बड़ी चौपड़ के बजाय माउंट रोड होती हुई कागदीवाड़ा, शंकर नगर, ब्रह्मपुरी, छोटी चौपड़ होते हुए रेलवे स्टेशन तक चलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें, ताकि यहाँ के राज्य कर्मचारियों व अन्य निवासियों को दफ्तर व बाजार आदि आने जाने के लिए सुविधा उत्पन्न हो सके, वह धन की बचत हो सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद। श्री खुशवीर सिंह, श्री डॉक्टर ओपी महेंद्रा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गंगानगर मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 का विशेष उल्लेख। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गंगानगर जिला राजस्थान का एक अग्रणी कृषि प्रधान जिला है, जहां अनेक कृषि फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें खाद्यान्न व व्यावसायिक फसलें शामिल हैं। राजस्थान का कृषि क्षेत्र में सिरमौर जिला होने के कारण यह जिला कृषि विश्वविद्यालय का हकदार था। इसके लिए पूर्व में अनेक छात्र आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय गंगानगर में नहीं खोला गया।
श्री गंगानगर गेहूं की हापुड़ के पश्चात भारत की दूसरे नंबर की मंडी व नरमे कपास में भारत की 5वें नंबर की मंडी रहा है। इसके अतिरिक्त सरसों व गन्ने का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक श्री गंगानगर में ही होता है व किन्नू में एकाधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन्नू की मंडी श्री गंगानगर में घोषित करने के अतिरिक्त टिश्यू कल्चर केंद्र भी श्री गंगानगर में स्थापित किया है। चूंकि श्री गंगानगर जिला कृषि का एक प्रमुख केंद्र है, अतः मैं सरकार से जिले के किसानों व कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित हजारों ग्रामीण युवाओं की ओर से विनम्र आग्रह करता हूं कि श्री गंगानगर में आधुनिक तकनीकी से युक्त राजकीय कृषि महाविद्यालय खोला जाए। मैं व जिले की जनता सदैव मुख्यमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी के आभारी रहेंगे। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। श्री बहादुर सिंह गोदारा। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र नौर में एक बालिका विद्यालय को बंद कर दिया गया, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नौर के अध्यापिकाओं का शिक्षण कार्य जनवरी 2000 से जुलाई 2001 तक का बकाया वेतन व ईपीएफ का पैसा व 90% अनुदानित पदों पर कार्यरत अध्यापिकाओं को बिना नोटिस के हटाकर स्कूल बंद करने पर सरकारी पदों में समायोजित की ओर दिलाना चाहता हूँ। नौर क्षेत्र में श्री बालिका माध्यमिक विद्यालय इसकी उच्च प्राथमिक शाखा राजस्थान सरकार से 90% अनुदानित आज भी है। इसकी प्रबंध समिति पर वेतन अदायगी में हेराफेरी कर अनुदान हड़पने का मुकदमा नंबर 334-31/7/2000 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस में दर्ज होने से शिकायतकर्ता महिला अध्यापिकाओं का 19 माह का शिक्षण कार्य का वेतन के अनुदान के बिल जिला अधिकारी प्राथमिक को प्रेषित न कर राज्य सरकार के गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1993 के नियम 14 के 1 व 2 का उल्लंघन कर जुलाई 2001 में बिना सरकार की अनुमति के विद्यालय बंद कर कन्याओं के शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार को छीन लिया व अनुदानित पदों पर कार्यरत महिलाओं को सेवा से बिना सरकार शिक्षा विभाग की अनुमति के हटा दिया। गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम 1989 की धारा 30 व 31, 1 व 2, 32, 4 के अनुसार विद्यालय प्रबंध वेतन संदाय करने में विफल रहने में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा हनुमानगढ़ की व्यक्तिगत उपरोक्त नियम की अनुपालना में महिला अध्यापिकाओं का 19 माह का बकाया वेतन ईपीएफ का भुगतान दिलाने में सक्षम है, परंतु बड़ा खेद का विषय है आज 6 वर्षों से जिला प्रशासन ने इनका बकाया वेतन शिक्षण कार्य का व पीएफ का भुगतान व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली इन महिलाओं अध्यापिकाओं के सरकारी पदों पर समायोजित अब तक क्यों नहीं किया गया, जबकि 90% राज्य सरकार अनुदान वेतन के जरिए इस विद्यालय संस्था को देती सरकारी पदों पर समायोजित करने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति न होकर इन अध्यापिकाओं को 100% प्रोत्साहन मिलेगा तो महिलाएं अच्छा महसूस कर सकेंगी। संस्था नए नाम से इसी सार्वजनिक भवनों में विद्यालय खोलने का षड्यंत्र रच रही है। सरकार इस भवन को अपने कब्जे में लेकर पुराने नाम से ही विद्यालय चालू करवाने का प्रयास करे। मेरा अनुरोध है सरकार इन अध्यापिकाओं का शिक्षण कार्य 19 माह का बकाया वेतन पीएफ का पैसा व सरकारी पदों पर समायोजित करें व संस्था को चालू करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। श्री राम किशोर मीणा। मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कर ये बताना चाहूँगा कि राज्य में सीमेंट उत्पादन में देश में दूसरा स्थान होते हुए भी राज्य स्थित उद्योगों को सीमेंट मिलने में बहुत परेशानियां आ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा जब से सीमेंट में निश्चित प्रतिशत राख मिलाने के फार्मूले को स्वीकार करने के पश्चात राज्य स्थित सीमेंट के कारखानों में कोटा थर्मल स्टेशन, कोटा तथा
सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन सूरतगढ़ से राख उठाने की होड़ लगी हुई है। सभी सीमेंट फैक्ट्रियों ने अपने उत्पादन का 70% से ज़्यादा हिस्सा पीपीसी सीमेंट बनाने में लगा दिया है। उद्योगों में काम आने वाली अच्छी क्वालिटी की ओपीसी सीमेंट की उपलब्धता में एक तरह से कमी कर दी गई है। सभी सीमेंट निर्माताओं ने राज्य में उद्योगों के लिए उपलब्ध डी फार्म पर सीमेंट देना बंद कर दिया है तथा सभी सीमेंट निर्माताओं ने पूल बनाकर सीमेंट की बाजार में कमी का ऐलान कर कीमतों में भारी वृद्धि कर दी है। जयपुर बाजार में सीमेंट का एक बैग जो 2 माह पूर्व 125 रुपये मिल रहा था, वही सीमेंट का एक बैग अब 180 रुपये में भी मिलना मुश्किल है। इसी प्रकार राज्य स्थित सीमेंट आधारित उद्योगों को तो सीमेंट की उपलब्धता निम्न हो गई है। ज़्यादातर सीमेंट दिल्ली व यूपी भेजी जा रही है। राज्य में सीमेंट उद्योगों का विस्तार करने से सरकार इतनी सब्सिडी व फैसिलिटी दे रही है, वहीं सीमेंट निर्माता राज्य में जानबूझकर कमी बनाए हुए हैं, जिससे राज्य स्थित सीमेंट काम में लेने वाले उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। अतः मैं राज्य सरकार का ध्यान सीमेंट की इस कमी की ओर दिलाकर ये कहना चाहूँगा कि राज्य में सीमेंट आधारित उद्योगों को जिंदा रखने के लिए सीमेंट की उपलब्धता तुरंत बढ़ाई जाए एवं उपभोक्ताओं को कीमतों पर नियंत्रण रखकर लूटने से बचाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इस पे वक्तव्य आए तो थोड़ा ज़्यादा ठीक है। श्री हीरालाल निवाई। पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय श्री वीरेंद्र बेनीवाल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायतों द्वारा जारी आवासीय पट्टों के अवधि पार होने के कारण पंजीयन विभाग द्वारा पंजीयन नहीं कर पाने की स्थिति पर माननीय पंचायत राज मंत्री जी का सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। नहीं मंत्री महोदय, निवेदन ये है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जहां एक और लिबरलाइजेशन का दौर चल रहा है, बैंकों द्वारा फाइनेंस करने का प्रोसेस उसको इजी किया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गत समय में कुछ डाउन किया गया था। इन सब परिस्थितियों के चलते हर वर्ग लोन लेकर के अपना जो एक आवास निर्मित करने का सपना था, उस सपने को पूरा करने का प्रयासरत है। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों द्वारा समय समय पर ग्रामीणों को आवासीय पट्टे जारी किए जाते रहे हैं और उन आवासीय पट्टों को अगर आमजन उसके ऊपर लोन लेना चाहता है तो लोन इस कारण नहीं मिल पाता क्योंकि वो पट्टे रजिस्टर्ड नहीं होते, और रजिस्टर्ड नहीं होने का कारण यह रहता है, एक तो उनकी अज्ञानता, दूसरा उन पट्टों का अवधि पार हो जाना। क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये नियम है कि पट्टा जारी होने की अवधि के 4 माह के अंदर अंदर अगर पट्टे को रजिस्टर किया जाता है तो उसकी अलॉटमेंट वैल्यू का 1% पर रजिस्ट्री की जाती है, और 4 माह के बाद अगले 4 माह तक उस जो अलॉटमेंट वैल्यू का 1% जो चार्ज है उसका दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना इस तरीके से करते हुए 8 माह की समय सीमा तक उनकी रजिस्ट्री की जाती है। और उस 8 माह की समय सीमा बीतने के बाद वो अगर कोई व्यक्ति अपने पट्टे को रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। मेरा इसी क्रम में निवेदन है, क्योंकि ये प्रकरण पूरे राज्य का है, राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों का है, अगर इस प्रकरण को, इसकी गहराई को समझते हुए माननीय मंत्री महोदय इसमें कुछ ऐसा आदेश फरमाएं कि या तो रिवैलिडेट किया जाए उन पट्टों को, चाहे वो बीडीओ द्वारा किया जाए या एसीओ द्वारा किया जाए, और रिवैलिडेट करने के साथ ही उसका जो ओरिजिनल अलॉटमेंट की जो डेट थी उस डेट की वैल्यू के ऊपर उनको रजिस्टर किया जाए, जिससे बैंकों से फाइनेंस लेने के अंदर आम जन को सुविधा रहे और उस पट्टे का अगर कहीं और भी वो संपत्ति के रूप में उपयोग करना चाहें तो उपयोग किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इस पर कुछ जवाब दीजिए।
माध्यम से जो सवाल आया वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड है। और यही नहीं, ग्राम पंचायतों के पट्टे ही नहीं, जिला परिषद के, पंचायत समिति के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और अन्य स्वायत्त शासित संस्थाओं के द्वारा जो पट्टे जारी किए जाते हैं वो 4 और 6 महीने बाद पूरा मार्केट वैल्यू से उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो खरीदते तो वो 2000-3000 में, और रजिस्ट्रेशन की उस समय की जो मार्केट वैल्यू है उस समय से वो करते हैं। तो इतनी पूरे राजस्थान लेवल की ये गंभीर समस्या है। मेहरबानी करके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर से मेरा अनुरोध है कि वो इस प्रकार की छूट इन पट्टों के लिए दिलवाएं, जब जाकर के कारगर लाभ मिलेगा। श्री संयम लोढ़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्म और आस्था की हमारी एक अभिनव संस्कृति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का पूरा सफर धार्मिक संस्कारों और आस्था से जुड़ा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और हमारे राजस्थान में अनेक परिवारों में इस तरह की धार्मिक संस्कृति है कि सुबह जब तक दर्शन नहीं करते मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं डालते। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाम ढलने के बाद भी देव दर्शन, प्रार्थना, ये सब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि राजस्थान में आज एक ऐसी सरकार शासन कर रही है जो चुनाव के वक्त में तो जिसका चेहरा और होता है, जब देश में लोकसभा के चुनाव हो, राज्य में विधानसभा के चुनाव हो, धार्मिक आधार पर लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट लेने का काम तो ये करना चाहते हैं, यात्राएं निकालना चाहते हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तान की सीमा पर जो रेतीले धरों के बीच में एक जीवट संघर्ष के साथ लोग जीते हैं, धर्म रक्षा का काम करते हैं, सीमा पर हमारे क्षेत्र की रखवाली का काम करते हैं, उसी इलाके में माननीय उपाध्यक्ष महोदय माता जी का एक मंदिर बना हुआ था। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के जिला कलेक्टर के मौखिक आदेश से नायब तहसीलदार ने जाकर वो मंदिर तोड़ दिया। और जब नायब तहसीलदार ने इसके संबंध में थाने में पुलिस की इमदाद के लिए संपर्क किया तो थानेदार ने इमदाद देने से मना कर दिया और कहा कि इसका आपके पास में लिखित कोई आदेश नहीं है और इसके लिए मैं आपको इमदाद उपलब्ध नहीं कराऊंगा। लेकिन इस सरकार की करतूतों से और नास्तिकता के अंधकार में डूबे हुए जिला प्रशासन ने लोगों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं की माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और 14 फरवरी को वो माता जी का मंदिर जाकर प्रशासन ने तोड़ दिया। पूरे जैसलमेर जिले का जनमानस आंदोलित है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। 20 फरवरी को रामगढ़ में एक विशाल रैली वहां के लोगों ने निकाली और वहां के जिला कलेक्टर का पुतला फूका, जिसके मौखिक आदेश से वो मंदिर तोड़ने का शर्मनाक कृत्य माननीय उपाध्यक्ष महोदय हुआ। और उसके बाद में 28 फरवरी को रामगढ़ फिर बंद हुआ, और इसलिए बंद हुआ कि 14 फरवरी को मंदिर तोड़ने की हृदय विदारक घटना होने के बाद हजारों लाखों हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कुठाराघात करने के बाद जब राजस्थान की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो 28 फरवरी को रामगढ़ कस्बा बंद हुआ और राजस्थान के गृह मंत्री का वहां के हजारों लोगों की उपस्थिति के अंदर पुतला फूका गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज संपूर्ण जैसलमेर जिले के लोग आंदोलित, उनके भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है, उनकी आस्था पर हमला हुआ है। पोखरण के अंदर भी इसी की प्रतिक्रिया के अंदर 24 फरवरी को पोखरण में जुलूस निकाला गया और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर वहां की जनता ने ज्ञापन दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लोगों की धार्मिक आस्थाओं का संरक्षण करना, लोगों में नैतिक ज्वार का प्रसार करना, ये एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी हमारा कर्तव्य है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में वो ये घोषणा करे कि वो उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएगी और जिस जिला कलेक्टर के आदेश से उस मंदिर को तोड़ने का शर्मनाक कृत्य वहां के नायब तहसीलदार ने किया है, इस सदन में आज ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा करेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार मंदिर के नाम पर राजनीति करती है, दूसरी तरफ तन्नोट रहा है माता जी का मंदिर
जिसका मैं 1 मिनट आपकी आज्ञा से बोला कह दिया आप। 1 मिनट मैं कोई बाकी तो रखा मैं धनोट राय माता जी का मंदिर मैंने देखा है, कहीं वो रास्ते में अड़ता नहीं है, उसको तोड़ देना और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। मैं जानना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी कलेक्टर के खिलाफ और नायब तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या आप FIR दर्ज करके ऐसे मामलों में कार्रवाई करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, इसका जवाब दें। श्री मदन राठौड़। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, की घोषणा आप सरकार से जवाब दिलाइए, इतना महत्वपूर्ण मंदिर कि नहीं बनाया जाएगा। धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर भी सरकार मौन बैठी है, इससे कोई गलत काम हो नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों की भावना का पूरा सम्मान करता हूं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का पूरे उनके विचारों का, उनकी अंतर भावना का पूरा सम्मान करता हूं। जिस तनोट माता का मंदिर आप कह रहे हैं, ये तनोट माता का मंदिर वो तनोट माता का मंदिर नहीं है जो पाक युद्ध के समय में जहां हमारे सब लोगों का संरक्षण की जगह बनी और कितने ही बम वहां गिराए गए, लेकिन एक भी बम वहां फटा नहीं, जो आज भी वहां सुरक्षित है। ये तनोट माता का मंदिर वो नहीं है। जो कलेक्टर ने मुझे रिपोर्ट भेजी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद भी अगर कहीं कोई कमी रही है, किसी की कोई गलती रही है, कि मुझे आप मजबूर करने की कोशिश मत करो। मेरे पे कोई असर नहीं होता जोर से बोलने का। मैं जो को करूंगा नियम से करूंगा, और नियम के आधार पर जो चीज मुझे मिलेगी उसकी कार्रवाई तो मैं माननीय सदस्य ने चिट के ऊपर यह मामला उठाया है और सरकार उत्तर दे रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हम आपका उत्तर सुनेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात में कोई कमी रहती है तो आप उसे बताइए, उस कमी के बारे में हम फिर विचार करेंगे। जो कुछ वहाँ के जिला कलेक्टर ने जो सूचना भेजी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद आपको कोई कमी लगती है, इसमें कोई चीज़ है तो उसको, यह है रामगढ़ तनोट सड़क मार्ग पर स्थित घुमटी नुमा मंदिर को हटाए जाने के संबंध में उपरोक्त विषय प्रकरण में संपूर्ण स्थिति के मेरे द्वारा आपके दूरभाष पर अवगत कराया जा चुका है। मामले का तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है। जैसलमेर से रामगढ़ तनोट जाने वाली सड़क ग्रेफ की है, ये मिलिट्री की है और इसका मेंटेनेंस और सारा जो है मिलिट्री करती है, तथा इसकी मेंटेनेंस भी ग्रेफ द्वारा की जाती है। रामगढ़ तनोट सड़क मार्ग पर ग्रेफ की सड़क के किनारे 6 फीट की दूरी पर 4x4 की घुमटी नुमा मंदिर बना हुआ है। यह सड़क मार्ग से एकदम किनारे पर सड़क बाउंड्री की स्थिति में होने के कारण वाहनों के आवागमन में होने वाली परेशानियां तथा संभावित दुर्घटनाओं के बचाव के लिए ग्रेफ द्वारा जिला प्रशासन को इसे हटाने के लिए अनुरोध किया गया। ग्रेफ का जो पत्र है वो मेरे पास इसमें संलग्न है। ग्रेफ ने एक पत्र 30 तारीख को कलेक्टर को लिखा। इन रोड लीडिंग फ्रॉम जैसलमेर रामगढ़ तनोट is maintained by ग्रेफ। यह है आर्मी, सिविल और VIP are traveling on this road to visit Tannot Mata temple and border area. In recent past, it is observed that the encroachment on all roads are increasing by civilians, causing discomfort or visibility problems for road user. On Jaisalmer Ramgarh Tannot road, approximately kilometer 81, two structure, so-called temple and water tank have been made just adjoining existing road, which is within our existing road boundary. Now it is request to demolish the road structure at the earliest possible. ये वहाँ के जो मिस्टर H मूर्ति है, वहाँ ऑफिसर जो है कमांडिंग है, उसने 31 तारीख को ये 30 जनवरी के दिन एक पत्र लिखा और उस पत्र के ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 फरवरी के दिन नायब तहसीलदार को भेजा और उसने इस स्ट्रक्चर को हटाया। इसमें जो कलेक्टर की तरफ से आया उसमें कहा कि इसमें कोई नियमित न पूजा होती है न कुछ होती है, केवल एक स्ट्रक्चर जरूर बना हुआ था, वो रोड के 6-7 फीट दूरी पे था, वो ऑब्स्टेकल था। और ये जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर इसको जो मेंटेन करती है फोर्स की, वो जो है रोड मेंटेन, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा कि ये ऑब्स्टेकल के रूप में आता है, इसे आप हटाएं, और उसके तहत उन्होंने इसको हटाया। उसके बाद भी
अगर हमें लगता है कि नहीं यहाँ सेवा पूजा होती थी, ये किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल में नहीं था, उसके बाद भी इसे हटाया और बिना किसी वैलिड कारण से या कुछ कारण से, तो अब एक बार में फिर दिखा देंगे। अगर किसी ने गलती की है तो उस गलती के बारे में विचार करेंगे। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कुछ कर नहीं सकते। आज का प्रश्न है, ये कहा कि फिर भी आप चाहते हो तो इसको दिखा लें। आप डिविजनल कमिश्नर से जांच करवा लीजिए, डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट ले लीजिए कि वो स्थिति क्या है वास्तविक। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपके पास जो भी इसके बारे में और कोई जानकारी हो, जिनको भेज करके आपने जो बातें रखी है उनको भी दे देंगे, उनको जाकर के वो देख करके सदस्य ने जो कुछ कहा है वो ऑन रिकॉर्ड है, ये लेकर के आप वो भी आपके साथ भेज दीजिए। तो तय है, निश्चित है कि माननीय सदस्य आपके, उनके पास में ये उनका क्षेत्र भी है, वो कहते हैं कि मंदिर था और एक मेघवाल उसकी पूजा अर्चना करता था कभी कभी। तो ये था कि मंदिर तो वहाँ था। अब जांच का सवाल ये उठता, जांच का विषय में आप कमिश्नर से रिपोर्ट ले लीजिए 7 दिन के भीतर, और ये प्रोसीडिंग में जो है आई है, माननीय सदस्य ने जो कहा वो भी भेजिए और हमारे इन्होंने उठाया वो भी भेजिए। सबकी प्रोसीडिंग भेज करके और उनके रिपोर्ट ले लीजिए और उसके बाद में हम आपसे जानकारी कर लेंगे क्या स्थिति है। प्रतिपक्ष नेता, मैंने आपकी भावना, मेरी सबकी भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। जो भी तथ्य आपने रखे हैं मैं उनको करके, इसीलिए तो मैंने कहा संभागीय आयुक्त को इसका देते कि वास्तविक स्थिति में वो जांच करके हमको सुपुर्द करे। इससे अधिक बात क्या चाहिए। मान्यवर ऐसे अक्षण आते हैं कि आदमी उत्तेजना में आ जाता है। गृह मंत्री महोदय, सब ठीक चल रहा था, चलते चलते और आप थोड़े से उत्तेजित हो गए। तो उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं था, बात सब तक हो गई थी। 7 दिन में तो 10 दिन में आप मंगा लो रिपोर्ट। मान रहे साहब, सब मान रहेंगे, नहीं मानेंगे तो यही मानेंगे, ये नहीं मानेंगे तो इनकी बात मैं मान जाऊंगा, मेरी बात ये मान जाएंगे। लेकिन आप क्यों मत पढ़ो, क्या पड़ी है, आप क्यों मत पढ़ो। गृह मंत्री उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी 7 दिन में आप रिपोर्ट मांग लो, हमें अप्लाई क्या मंदिर का मामला चारों तरफ से है। आपके पार्टी के भी कह रहे मंदिर टूटा है, इसमें दिक्कत क्या है। आप हमारे से क्यों कसरत चाहते हो, हम बाहर जाएंगे फिर वापस आएंगे। आपको इस कसरत में मजा आता है तो हम तो वो भी कर देंगे। जाओ एक दफा घूमे आओ बाहर जाके। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, अतिक्रमण मान करके अतिक्रमण हटा दिया गया और अब 7 दिन की या 10 दिन की ऐसी कौन सी अर्जेंसी, क्या अर्जेंसी रह गई। श्री मदन राठौड़। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कर दिया। अब आप अपने विषय पर आ जाओ। इनमें मंदिर का भाव जागृत तो हुआ। तो छोड़ो आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपने क्षेत्र से जयपुर आ रहा था तो रास्ते में ड्राइवर कार बहुत तेजी से चला रहा था, 100-120 की स्पीड से चल रहा था। जो ही जयपुर आया निकट, शहर की सीमा में आया और ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोक करके बेल्ट लगाया और पास में बैठे हुए व्यक्ति से भी कहा कि आप भी बेल्ट लगा लो। मैंने उसे पूछा कि जब रास्ते में तेज स्पीड से चला रहा था तब तो बेल्ट नहीं लगाया और शहर में आने के बाद में बेल्ट लगाना, तो बोले पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तंग करते हैं। तो जब नेशनल हाईवे पर तेज स्पीड से गाड़ी चलती है वहां कोई चेकिंग करने वाला नहीं है और शहर में जहां पर स्पीड 20-30 से ज्यादा कभी नहीं होती क्योंकि शहर भीड़ भाड़ वाला एरिया है और वहां पर बेल्ट लगाना और वहां पुलिस और बराबर रोक करके और कई बार तो पेनल्टी इंपोज भी कर देती है और कई बार कुछ ले दे करके यूं ही छोड़ देती है। तो एक तो ये कि ये ठीक बात नहीं है। नेशनल हाईवे पर जहां स्पीड तेज होती है वहां पर चेकिंग करके ड्राइवरों को पाबंद किया जाना चाहिए कि बड़े वाहनों में सभी लोगों को बेल्ट लगाना आवश्यक रहे। ठीक इसी प्रकार से मैं हेलमेट के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी सड़कों पर नेशनल हाईवेज पर हेलमेट नहीं लगाते हैं, लोग बिना हेलमेट के घूमते हैं, तेज गाड़ियां चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती है। और शहर में आवश्यक कर दिया, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी में जाता है, कोई शादी की पार्टी में, अब वो हेलमेट हाथ में रखेगा या प्लेट हाथ में रखेगा। कोई पत्रकार जाएगा तो वो डायरी रखेगा कि हेलमेट हाथ में रखेगा। और यहाँ पर लूट मचाने का ये प्रयास जो चल रहा है, मेरा आपके माध्यम से और यातायात मंत्री जी से आग्रह है
कि शहर में ये पाबंदी हटनी चाहिए और नेशनल हाईवेज पर ये पाबंदी लागू की जानी चाहिए, वहां पर चेकिंग निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी वही कानून चल रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में कानून चलते थे। अंग्रेजों के जमाने में उनके पास में गाड़ियां थी, हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों के पास में गाड़ियां नहीं थी। वो लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते थे, हिंदुस्तान के नागरिक टक्कर खा करके मारे जाते थे और अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, धारा 304A, जिसके माध्यम से किसी कार के आगे कोई व्यक्ति आ जाए और कार की टक्कर से वो व्यक्ति मर भी जाए तो ड्राइवर को केवल 304A में थाने में गिरफ्तार करके जमानत लेकर के छोड़ दिया जाता है। उसकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करने की भी और पाबंदी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि या तो अपने यदि कुछ कानून में परिवर्तन कर सके तो ठीक, नहीं तो केंद्र सरकार से भी आग्रह किया जाना चाहिए कि इस कानून में परिवर्तन किया जाए। धारा 304A, जिसको केवल लापरवाही का और आधार बना करके ड्राइवर को तुरंत छोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति की तो जान कार से टक्कर खा करके चली गई, लेकिन ड्राइवर को केवल थाने में ही और केवल जमानत देकर के उसको छोड़ दिया जाए, ये ठीक नहीं है। इससे भी निश्चित रूप से ड्राइवर्स अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि मेरी तो थाने में तुरंत जमानत हो जाएगी। इसका दुरुपयोग भी होता है उपाध्यक्ष महोदय। कई बार ये मान ले सिरोही के माननीय सदस्य को जज जाए कि ये बहुत विरोध करता है, ऐतराज करता है और कहीं बीच में आ जाए और कार चलाते हुए मुझे टक्कर भी मार दे तो इनकी तो थाने में तुरंत जमानत हो जाएगी और मैं तो जीवन से जाऊंगा। कृपा करके इस कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करवा सके तो ये ठीक रहेगा। यही मैं आपके माध्यम से और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा। अच्छा, इनके बाद केंद्र सरकार और तो सब सही है। अकाल रात कार्यों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। सदस्य ने ये कहा है कि ले दे के छोड़ देते हैं, वो ले दे के का तो ध्यान रखना, आपके विभाग की छवि है। लेने देने वाला। अरे बैठ जाए, तो समझ गए आपकी बात। ऐसा कोई अवसर नहीं चूकते कि कभी भी मैं बोलूंगा और ये नहीं बोले, ये कभी होता ही नहीं है। आज तो ये कई शेर शायरी भी लेकर के आए हैं। मुझे पहले ही कह दिया कि कुछ बोले तो मैं शेर सुना दूंगा। अब पता नहीं ये कितने शेर लेकर के आए हैं। कोई वाहन मत लेकर के आ जाना, मुझे खतरा वाहनों से है, शेरों से नहीं है। गिनने नहीं दे। माननीय सदस्य बोले ये कोई तरीका होता है? ये कौन है? ये नहीं, ये माननीय सदस्य के अलावा बात नहीं है तो आप ये कर रहे हो। इधर माननीय सदस्य हैं, उधर माननीय सदस्य हैं। तरीके से बोला तो माननीय नेता प्रतिपक्ष किसी की शादी की बात कर सकते हैं, किसी के जन्म स्थान और उसकी बात कर सकते हैं। तो मैंने तो केवल ये कहा कि ये माननीय सदस्य, अब ये माननीय सदस्य तो है ही है। आप ठीक है, ये माननीय सदस्य में इनको ऐतराज करना ही नहीं चाहिए था और ये माननीय नेता प्रतिपक्ष वेल में आ गए। आपस में सम्मान की बात कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र फागी के अकाल रात कार्यों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 तहसील आती है, फागी और चाकसू। फागी में 172 ग्राम है, उनमें 75 से 100% तक का खराबा खाली 11 गाँव में बताया गया, 50 से 74% 132 में और 50 से कम 29 गाँव में। इस वक्त जो अकाल राहत कार्य जो चल रहे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो खाली 54 कार्य स्वीकृत हुए, उनमें से भी खाली 15 कार्य चालू है और 257 व्यक्ति उसमें कार्य पे लगे हुए हैं। मेरे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है। इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए, अकाल राहत कार्य और खोले जाए। खाली अभी पक्के राहत काले खोलने के अभी जिम्मेदारी स्वीकृत किए जा चुके हैं। मैं चाहता हूं कि कच्चे कामों को भी इसमें कार्य खोले जाए, जैसे कि नाड़ी और तालाब खुदाई है या मेड़बंदी के कार्य ऐसे करे जाए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खरीफ की फसल को देख के अकाल राहत कार्य खोले जाते हैं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि अब तो रबी की फसल भी इस तरह की होने लगी जो ज़्यादा से ज़्यादा खराबा होने लग गया। न तो कुओं में पानी है और न ही कोई पहले माउट होती थी जिससे थोड़ा फायदा मिल जाता था, पर अब तो ओलावृष्टि और शीतलहर आती है जिससे कि सारा किसान इसी से बहुत दुखी है। मैं चाहता हूँ खरीफ की फसल के साथ साथ
रबी की फसल की भी 7D के अंदर कलेक्टरों से राज्य सरकार को रिपोर्ट मंगा के इसके आधार पर भी अकाल राहत खोले जाने चाहिए। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गाँव का पलायन शुरू हो गया है, जहाँ अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं, वहाँ जो जनता गांव छोड़ के जा रही है, जो अक्षय कलेवा जो आपने जो योजना चलाई है, मैं चाहता हूं कि अक्षय कलेवा की योजना गांव में भी चलाई जाए, जिससे लोग बाग अपना पेट भर सके और गांव से पलायन नहीं कर सके। ये मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अभी गत दिनों में 4 तारीख को मेरे क्षेत्र फागी और चाकसू में ओलावृष्टि भी हुई है। उसमें ग्राम मदनपुरा, गोकुलपुरा, खड़ूंज, सांवड़िया और किशनपुरा में 70 से 90% तक के बीच में खराबा हुआ है। इनका भी नियमों के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको किसानों को ज़्यादा मुआवजा दिलाया जाए। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस कार्य पे अनियमितता करते हैं, जिस प्रकार से जो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अकाल राहत कार्य ज़्यादा खोले जाएं, जिससे लोग बाग पलायन नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा। मेरा भी क्षेत्र इसमें आता है। मेरा निवेदन करना चाहूँगा कि चाकसू क्षेत्र है, जिसमें दूदू और चाकसू में कोई फर्क नहीं है। दूदू में अकाल राहत खुले हुए, फागी में खुले हुए, फागी से भी दूदू से ज्यादा बदतर स्थिति चाकसू की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा वहाँ पर उसको भी अकाल राहत घोषित किया जाए, चाकसू तहसील को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर स्थिति राजस्थान में अजमेर, झालावाड़, बूंदी और अन्य स्थानों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से एक समाचार प्रकाशित हुआ है और उस समाचार के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार के बूंदी, झालावाड़, सीकर, सिरोही और गंगानगर और 11 प्राइवेट कॉलेज, अजमेर संत परमहंस, अजमेर लॉ कॉलेज, नगेंद्र कॉलेज बांसवाड़ा, इस प्रकार अनेक जो 11 प्राइवेट कॉलेज हैं, इनके संबंध में ये समाचार प्रकाशित हुए हैं और उन समाचारों के माध्यम से आंदोलन चालू हो गए। अधिकारियों के सामने धरना और प्रदर्शन हो गए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन लॉ कॉलेजेज की मान्यता समाप्त कर दी है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भी पर्ची है। इस प्रकार की जो समाचार चल रहे हैं और उससे जो जन आंदोलन हो रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मौजूदा क्या स्थिति है, इसका इस बात का जवाब बताने का कष्ट करें। माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भी पर्ची है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुली है मेरी पर्ची। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक मिनट, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे विनती करना चाहता हूं कि हमारे सूरजगढ़ का एक संघ कल शाम जी खाटू जा रहा था, एक ट्रक वाले ने टक्कर मार के एक व्यक्ति को मार दिया और उसके पूरी बात सुनो साहब, पूरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष बहुत गंभीर बात, 25,000 आदमी जा रहे थे, 25,000 आदमी, उस पर पहले ही निर्णय हो चुका है। माने कहाँ हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, वो आदमी मर गया, पुलिस ने उन लोगों को पीटा आके और कई लोगों को घायल कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितना गंभीर मामला है। मैं कोई मंदिर ढाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल मंदिर में पूजा करना अर्चना करने वाले लोगों को पीटा है। व्यवस्था दे दी गई है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष जी, कल राष्ट्रीय राजमार्ग पर 16 साल का एक लड़का जिन्होंने ट्रक से उसको एक टक्कर मार दी और वहीं वो ढेर हो गया। पहले उनके माता पिता का ये निवेदन था कि ट्रक चालक को हमारे को सौंप दो, और उन्होंने जब ट्रक चालक को नहीं सौंपा, थाने में बैठाए रखा, तब उत्तेजित भीड़ ने वहाँ पे एक जो ट्रैफिक पुलिस था उसको पीट दिया। उत्तेजित भीड़ ने उन पुलिस ट्रैफिक वाले को पीट दिया। उसके बाद में उन्होंने थाने को आग लगा दी, फिर पुलिस वालों को गुस्सा आया तो उन्होंने उनको पीट दिया। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ गृह मंत्री जी से कि वहाँ पे पूर्णतः से जांच करवाए। उस बच्चे की मौत हुई है, वो हमें बहुत दुख हुआ है, लेकिन जो उनके साथ में थे उनको भी तो दुख होता है। एक तो पैदल चलते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप गृह मंत्री जी को बताइए कि या तो भक्तों का रास्ता दूसरी जगह कैसे निकाल दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या ये जो मेला होता है 15 दिन का मेला होता है, उसमें इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि भक्तों का अहित न हो। 16 वर्ष का बच्चा मरा है, उनके घर का दीपक बुझा है, उन्हें तो दुख होगा ही होगा, लेकिन जो भीड़ थी वहाँ पे पुलिस की कमी थी, नियंत्रण नहीं कर पाई। वहाँ पे उन्होंने
जो चौकी लगी थी उसको भी जला दिया। मैं गृहमंत्री आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि उसकी कार्रवाई करके कि दोषी को सजा दी जाए। धन्यवाद। पुलिस ने निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उसके बाद में उग्र लोग हुए। ये तो माननीय सदस्य सीकर से आने वाली माननीय सदस्य कोई उन्होंने उस तरह से नहीं किया। और असक्षम इतनी है कि राजमार्ग 3 घंटे तक बंद रहा। माननीय गृह मंत्री जी। उपाध्यक्ष महोदय, घटना बहुत दुखद थी, लेकिन मैंने सोचा कि किसी न किसी माध्यम से आप आओगे तो मैं उसका पूरा जवाब देने की स्थिति में हूँ। लेकिन एट्रेंडम आपने इस विषय को उठाया, ये घटना कल की थी, सारे अखबारों में इस बात को कवर हुई। आप इसको किसी भी रूप में अगर रखते तो मैं उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर लेंगे। जो कुछ भी मेरी जानकारी है, घटना घटी, एक बच्चे की डेथ हुई। जब जैसा कहा कि उस ड्राइवर को हमें सुपुर्द कर दो उस भीड़ को, ये पुलिस का धर्म नहीं है कि उस ड्राइवर को उस भीड़ को सुपुर्द कर दें। और उससे वो उत्तेजित होकर के उन्होंने पथराव किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो इस बात का कि पुलिस बहुत कम संख्या में थी, इसलिए पुलिस बुरी तरह से पिटी वहाँ पर, उसके कपड़े फाड़े हैं। मैं फिर भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि आखिर जिसका भी बच्चा मरता है उसका क्रोधित होना, उसको दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन आपने एकदम एट्रेंडम विषय खड़ा किया, जबकि कल की घटना थी। आप किसी भी माध्यम से अगर इस विषय को रखते तो मैं आपको पूरा जवाब देने की स्थिति में रहता। अगर आप चाहेंगे तो कल मैं आपको पूरा, आप जवाब चाहेंगे तो मैं पूरा जवाब दूंगा। पर मैंने जो कुछ भी देखा उसमें उनका उत्तेजित होना और उनका ये आग्रह करना कि इस ड्राइवर को हमें सुपुर्द कर दो। ड्राइवर को सुपुर्द करना पुलिस का धर्म नहीं है, उसे बचाना भी हमारा धर्म है, जिसके लिए हमारी पुलिस पिटी कम संख्या में होने के कारण से। फिर भी हमने संयम रखते हुए उसको जितना, उतनी भीड़ को कंट्रोल करने में जो कुछ भी उस समय संभव हो सका किया। उसके बाद भी आप चाहेंगे कि अगर हमारा कहीं दोष है, गलती है, तो आप चर्चा करा लें। मैं आपको हर विषय पर जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने रखने को तैयार हूँ। माननीय गृह मंत्री जी, ये बात सही है कि उसको नहीं दिया जा सकता, लेकिन 2.5 घंटे तक प्रशासन सुस्त रहा, आया ही नहीं हुआ 2.5 घंटे तक। उसके बाद जो रास्ता जाम हो गया, पूरे आकार मच गया, 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, उसके बाद प्रशासन आया। ठीक है, फिर इलेक्शन